पेश खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया वापसी का सफर, किस्त नंबर 105, नाग लंदन में। अंबर के ऊपर अजदा की पसलियों की छत पड़ी थी। अजदा के पेट में अंधेरा था, फिर भी अंबर ने अजदा के पेट में एक सालम बकरे को मुर्दा पड़े देखा। उसने सोचा कि यहाँ से अब बाहर निकलना चाहिए। अंबर के पास कोई हथियार नहीं था। उसने हाथ ऊपर उठाकर अजदा की दो पसलियों को पकड़कर जोर से झटका दिया। दोनों पसलियां टूटकर उसके हाथ में आ गईं। अजदा तकलीफ से तड़पा। अंबर ने एक एक करके अजदा की कितनी ही पसलियां तोड़ डाली, फिर एक पसली को छुरी की तरह पकड़कर अजदा का पेट चीर डाला। अंबर अजदा के पेट से बाहर आ गया। अजदा तड़प रहा था। उसने अंबर पर मरते मरते एक बार फिर हमला किया। अपना मुंह खोलकर अंबर को निगलना चाहा, मगर अंबर ने उसकी मोटी गर्दन को दबोचकर ऐसा दबाया कि अजदा की जान निकल गई। अंबर अजदा के गार से बाहर निकला। अब गार की पुरस्कार मूर्ति एक चुड़ैल की शक्ल में उसके सामने आकर खड़ी हो गई और अपने लंबे लंबे नाखूनों वाले हाथ उसकी तरफ बढ़ाए। अंबर ने कहा, ऐ खबीस चुड़ैल, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चुड़ैल ने एक भयानक चीख मारी। गार की दीवारें गूंज उठी। तूने मेरे अजदा को मार डाला, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे खा जाऊंगी। अंबर जरा पीछे हटकर खड़ा हो गया। उसे मालूम था कि चुड़ैल उस पर हमला करेगी। वो उसके हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। चुड़ैल के मुंह से अचानक आग का लंबा शोला निकला और अंबर को अपनी लपेट में ले लिया, मगर अंबर को कुछ न हुआ। चुड़ैल ने दूसरा वार किया। उसने अपना खूनी पंजे वाला हाथ अंबर की गर्दन पर मारा। उसका हाथ किसी फौलाद के खंभे से टकराया। चुड़ैल ने चीख मारी। अंबर ने आगे बढ़कर चुड़ैल को गर्दन से पकड़ लिया। चुड़ैल ने बहुत जोर लगाया, मगर वो अपनी गर्दन न छुड़ा सकी। उसने भी अंबर को अपने खौफनाक बालों वाले काले स्याह बाजुओं में जकड़ लिया। वो उसे भेजकर हलाक कर देना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा न कर सकी। अंबर ने चुड़ैल की गर्दन न छोड़ी। चुड़ैल अपने मुंह से आग उगलने लगी। आग के नीले सुर्ख शोले अंबर के मुंह पर पड़ रहे थे, मगर अंबर पर उनका कोई असर नहीं हो रहा था। इतने में अंबर ने चुड़ैल को दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर उठा लिया और फिर उसे पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। एक धमाके की आवाज के साथ चुड़ैल ने चीख मारी। अंबर ने उसकी गर्दन पर पांव रखकर उसे वहीं कुचल दिया, जिस तरह सांप कुचला जाता है। एक आखिरी चीख चुड़ैल के मुंह से निकली और उसकी लाश बेहिस हो गई। अंबर ने चुड़ैल की लाश को वहीं छोड़ा और गार में आगे बढ़ने लगा। अब उसे गार के आखिर में रोशनी का एक नुक्ता दिखाई दिया, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला गया। ये दिन की रोशनी थी, जो बाहर से अंदर आ रही थी। बाहर दिन चढ़ाया था। खुदा जाने अंबर को गार में कितना वक्त गुजर गया था। अंबर ने बाहर आकर देखा, वो एक जंगल में था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। एक रास्ता उन दरख्तों में बाहर को जाता था। आसमान पर काले स्याह बादल छाए हुए थे। ऐसा लगता था कि अभी बारिश हुई कि हुई। अंबर ने उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। चलते चलते वो दरियाए एरावती के किनारे आ गया। उसे ख्याल आया कि जिस मकार जौहरी ने उसे हलाक करके उसके कीमती शाही हार पर कब्जा करने की कोशिश की थी, उसका बंगला दरिया किनारे एक तरफ सुपारी और नारियल के दरख्तों के दरमियान खड़ा है। अंबर ने सोचा कि जरा कमीने जौहरी फार्मों से चलकर दो दो बातें की जाएं। वो बंगले के दरवाजे से गुजरकर अंदर बाग में आ गया। बाग खाली पड़ा था। सारे बंगले के बरामदे में बांस की कुर्सियां बिछी थी। बीच में बांस की गोल मेज रखी थी, जिस पर चाय का सामान पड़ा था। ऐसा लगता था कि कोई अभी नाश्ता करने वहां आएगा। अंबर बड़े आराम से कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उसने प्याली में चाय बनाई और मजे से पीने लगा। इतने में एक कमरे का दरवाजा खुला और मकार बर्मी जौहरी अपने ज्योतिषी से बर्मी जुबान में बातें करता हुआ बरामदे में नमदार हुआ। वो अपने ज्योतिषी से कह रहा था, वो बचकर नहीं जा सकता, जमीन के नीचे पुरानी सुरंग में चला गया होगा, हम उसे। अचानक उसने अपने सामने अंबर को कुर्सी पर बैठे चाय पीते देखा और उसका मुंह खुले का खुला रह गया। वो बात करनी भूल गया। ज्योतिषी भी हैरानी से अंबर को देखने लगा। जौहरी का रंग जर्द पड़ चुका था। तुम अंबर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मैं। तुम मुझे देखकर जरूर हैरान होगे। तुम्हें हैरान होना ही चाहिए, मैं जानता हूं। ये सब कुछ तुमने मेरे नौलखे हार पर कब्जा जमाने के लिए किया था। तुम अपनी तरफ से मुझे मार बैठे थे, लेकिन क्या तुम्हारे इस ज्योतिषी जादूगर ने यह न बताया कि मैं भी मर नहीं सकता? ज्योतिषी ने जेब से एक स्याह रंग का छोटा सा मिट्टी का पुतला निकालकर उसे अंबर की तरफ फेंका। अंबर के कपड़ों में आग लग गई। जौहरी बड़ा खुश हुआ कि ज्योतिषी के जादू से अंबर बच न सकेगा। उसने ज्योतिषी से कहा, शाबाश, इसे जिंदा बचकर न जाए। ज्योतिषी ने जोश के साथ कहा, यह अभी भस्म हो जाएगा मालिक। मगर अंबर के कपड़े सही सलामत थे। आग के शोले बुझ गए और अंबर के जिस्म का एक भी बाल न आग में जल सका। जौहरी परेशान हो गया। उसने ज्योतिषी को कोई दूसरा जादू फूंकने के लिए कहा। अंबर बोला, इसका कोई जादू मुझ पर न चल सकेगा। फिर उसने ज्योतिषी की तरफ देखकर कहा, अब मेरे हमले से बच सकते हो तो बच कर दिखाओ। ज्योतिषी ने जेब से एक छोटी सी किताब निकालकर उसका एक वर्क फाड़ा और उसे अपने सर के ऊपर रख लिया। ज्योतिषी के इर्द गिर्द शीशे की एक गोल दीवार खड़ी हो गई। अंबर हंसा, तुम्हारा कोई भी जादू तुम्हें मौत से नहीं बचा सकेगा।
फिर अंबर ने आगे बढ़कर शीशे की गोल दीवार पर जोर से हाथ मारा। शीशे की दीवार चकनाचूर हो गई। ज्योतिषी भागने लगा तो अंबर ने उसे वहीं दबोच लिया। अब तुम भाग नहीं सकते। तुमने न जाने इस जलील दौलत के पुजारी जौहरी फामू के लिए कितने बेगुनाह इंसानों को मौत के घाट उतारा होगा। अब तुम्हें तुम्हारे बुरे कामों की सजा मिलेगी। ज्योतिषी ने अंबर पर आखिरी वार किया और खंजर निकालकर अंबर की गर्दन में घूमना चाहा, लेकिन खंजर अंबर की गर्दन से टकराकर टूट गया। अंबर ने ज्योतिषी को गर्दन से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और फिर उसे अपने सर के इर्द गिर्द 2-3 बार घुमाकर इतने जोर से आसमान की तरफ उछाला कि वो जौहरी के देखते देखते बादलों में गया। फिर वहां से तड़पता हाथ पांव मारता बाहर निकला और केकड़े की तरह उलटता पलटता बंगले के बाग से बहुत दूर जंगल की दलदल में गिरकर मर गया। अंबर ने मकार जौहरी की तरफ देखा। अंकल, अब तुम्हारा क्या ख्याल है अपने बारे में? जौहरी फामू थर थर कांप रहा था। वो अंबर के आगे घुटनों पर झुक गया और हाथ जोड़कर बोला, मेरी खता माफ कर दो बेटा, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं तुम्हारी ताकत को नहीं जानता था। अंबर ने कहा, लेकिन तुम्हें तुम्हारे जुर्म की सजा जरूर मिलेगी, ताकि तुम्हें एहसास हो जाए कि किसी के साथ बुराई करना और उसकी जान लेने की कोशिश करना किस कदर घिनौना गुनाह है। मेरे साथ आओ। कहाँ? जौहरी ने कपकपाती आवाज में पूछा। अंबर ने जौहरी को बाजू से पकड़कर कहा, जहां तुमने मुझे फेंका था। इस अरसे में जौहरी के सारे नौकर वहां जमा हो चुके थे। उनमें से एक नौकर के पास स्टेन गन थी। उसने जो अपने मालिक को मुसीबत में देखा तो अंबर के सर का निशाना लेकर गोलियां चलाना शुरू कर दी। तड़ा तड़ की आवाजों के साथ स्टेन गन की गोलियां शोला उगलती नाली से निकल कर अंबर के सर से टकराने और नीचे गिरने लगी। अंबर ने मुड़कर नौकर की तरफ देखा। नौकर पहले ये देखकर दहशतजदा हो चुका था कि 50 गोलियां खाने के बाद भी अंबर के सर पर हल्की सी खराश भी ना आई थी। उसने स्टेन गन नीचे फेंक दी और हाथ बांधकर सर झुका दिया। जय देवता, जय देवता। वो अंबर को कोई आसमानी देवता समझने लगा था कि जिस पर गोलियों ने भी कोई असर नहीं किया था। अंबर ने दूसरे नौकरों की तरफ देखा। सारे नौकर उसके सामने हाथ बांधे खड़े थे। अंबर ने मकार जौहरी को साथ लिया और बंगले के पिछवाड़े पुराने मंदिर के आगे अंधे कुएं पर आ गया। जौहरी की तो जान निकली जा रही थी। चेहरा खौफ से सफेद पड़ चुका था। अंबर ने उसे कुएं के मुंडेर के ऊपर खड़ा करके कहा, जो किसी के लिए कड़क होता है उसके लिए कुआं तैयार होता है। अब अपने किए की सजा भुगतो। और यह कहकर अंबर ने जौहरी को कुएं में धकेल दिया। जौहरी की भयानक चीख कुएं के ऊपर से शुरू होकर कुएं की तह तक गूंजती चली गई। उसके बाद कुएं में खामोशी छा गई। अंबर ने कुएं में झांक कर कहा, अब अगर तुम मर जाओ या तुम्हें तुम्हारे नौकर रस्सी की मदद से निकाल लें तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। इतना कहकर अंबर वापस पलटा। नौकर दूर बंगले के पिछले बरामदे में हाथ बांधे खड़े थे। अंबर उनके करीब से गुजरा तो वो थर थर कांपने लगे। अंबर ने कहा, मुझे फौरन पालकी में बिठाकर रंगून की बंदरगाह वाली सराय में ले चलो। जो हुक्म आका। एक नौकर ने सर झुकाकर कहा और अंबर के आगे चल दिया। ये जौहरी का साइस यानी पालकी का कोचवान था। अंबर रेशमी पर्दों और मखमल के गद्दों वाली पालकी में बैठ गया। नौकर ने घोड़ों को हल्की सी चाबक दिखाई और वो शहर की बंदरगाह को जाने वाली सड़क पर दरिया के साथ साथ चल पड़े। अब हल्का हल्का मींह बरसना शुरू हो गया। बादल बड़े गहरे हो गए थे। दरिया में तेज हवा की वजह से हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। ये दरिया चूंकि आगे जाकर समंदर से जा मिलता था, इसलिए उसका पाट बड़ा चौड़ा था और उसे दूसरा किनारा बड़ा दूर दिखाई देता था। उधर अब ऐसा हुआ कि शाम को नाग और सलोमी ने अंबर को सारे शहर में तलाश कर मारा। अंबर का कहीं कोई पता न चला। दूसरे दिन भी उन्होंने सराय में अंबर का इंतजार किया। अंबर ना आया। अब सलोमी परेशान हो गई क्योंकि उसे अब अपने माँ बाप की याद सताने लगी थी जो लंदन में रहते थे। उन्हें कोई खबर न थी कि उनकी बेटी कहाँ है। जहाज के गर्क होने की खबर उन तक शायद पहुंच भी चुकी हो और वो यही समझ बैठे हो कि सलोमी समंदर में डूब गई होगी। सलोमी अब जल्दी से जल्दी अपने माँ बाप के पास पहुंच जाना चाहती थी। उसी रोज शाम को एक जहाज लंदन की तरफ रवाना हो रहा था। सलोमी ने नाग से कहा, नाग भाई, मुझे मेरे माँ बाप के पास पहुंचा दो। मैं तुम्हारा एहसान उम्र भर ना भूलूंगी। खुदा जाने अंबर अब कब वापस आए। नाग को इतना मालूम था कि अंबर रंगून से सीधा शहर लाहौर जाएगा, जहां से उसने मुगलिया खानदान की आखिरी निशानी नौलखा हार जिला वतन मुगल बादशाह की पोती शहजादी ज़ेबुन्निसा को पहुंचानी है और वो रंगून से सीधा लाहौर जाएगा। उसने सोचा कि क्यों ना वो पहले सलोमी को उसके घर छोड़ाए, फिर वो भी लाहौर चला जाएगा। बस उसने जहाज वालों को किराया अदा कर दिया और जहाज में सलोमी को लेकर सवार हो गया। शाम को जहाज ने लंदन की तरफ दरिया में अपना सफर शुरू कर दिया। सारी रात जहाज दरिया में चलता रहा। सुबह हुई तो वो दरिया के साथ ही खुले स्याह काले समंदर में दाखिल हो चुका था और तुंद मोचों को चीरता लंदन की तरफ चला जा रहा था। उधर अंबर जब बंदरगाह वाली सराय में पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि नाग और सलोमी लंदन जाने वाले जहाज में जा चुके हैं। वो सराय के मालिक के पास अंबर के नाम पैगाम छोड़ गए थे। नाग ने कहा था कि वो अंबर को लाहौर में मकबरा जहांगीर में मिलेगा, वहां वो उसका इंतजार करे। अंबर ने दिल में सोचा कि चलो ये भी अच्छा हुआ, कम से कम सलोमी तो अपने माँ बाप के पास पहुंच जाएगी।
अब उसका रंगून में रहना बेकार था। वो वापस कलकत्ते जाने वाली एक जहाज में सवार हो गया और 10 रोज के समुद्री सफर के बाद एक बार फिर कलकत्ते पहुंच गया। कलकत्ते में बारिशों का मौसम खत्म हो रहा था। एक रोज अंबर उस बड़े शहर में रहा। वहीं उसने सुना कि अंग्रेजों के हुक्म से औध के बादशाह और मलका को कलकत्ते के एक पुराने महल में नजरबंद करके रखा हुआ है। अंबर के पास एक बड़ी जरूरी और बेहद कीमती अमानत थी जो उसने शहजादी ज़ेबुन्निसा तक पहुंचानी थी। उसकी वजह से वो ख्वाहिश के बावजूद नजरबंद बादशाह और उसकी मलका से मुलाकात न कर सका। उसने तारीख की किताबों में पढ़ा भी था और देखा भी था कि वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने महल में कैद कर दिया। कलकत्ते की सबसे बड़ी कारवांसराय से एक काफिला पंजाब की तरफ जा रहा था। अंबर उस काफिले में शामिल हो गया और 1 महीने के बाद सफर करने के बाद पंजाब के शहर लाहौर के बाहर शालामार बाग के करीब पहुंच गया। यहाँ काफिले ने पड़ाव डाला। लोगों ने खाना खाया, नहा धोकर ताज़ा दम हुए। कुछ मुसाफिर वहीं से अलग हो गए। दोपहर के बाद ये काफिला शहर लाहौर की चारदीवारी के बाहर आ गया और दिल्ली दरवाजे में से अंदर दाखिल होकर सुल्तान की सराय में उतर गया। आज से 100 बरस पहले सुल्तान की सराय एक तरह का रेलवे स्टेशन था। बाहर से आने वाले काफिले उसी सराय में उतरा करते थे। उस जमाने में लाहौर पर सिखों की हुकूमत थी। रंजीत सिंह पंजाब का राजा था। शहर लाहौर में हर तरफ बसंती और नीली पगड़ियों वाले सिख ही सिख फिरते थे। अंबर की मंजिल जहांगीर का मकबरा था जिसके पास ही किसी बस्ती में रहमान बाबा नाम का एक मुसलमान बुजुर्ग रहता था। ज़ेबुन्निसा उसी के पास छुपकर जिंदगी के दिन गुजार रही थी। 9 लाख हार अंबर ने उसी शहजादी को देना था। उन दिनों शहर चारदीवारी के अंदर आबाद था। बाहर सिर्फ मकबरा जहांगीर से कुछ फासले पर रावी दरिया के पार एक छोटी सी बस्ती थी। रावी दरिया पर उस जमाने में कश्तियों का पुल बना हुआ था। लोग कश्तियों में दरिया पार करते थे। शहर की चारदीवारी के इर्द गिर्द बाग था जिसमें एक छोटी सी नहर बहती थी। अब ये नहर कहीं दिखाई नहीं देती। अंबर दिल्ली दरवाजे की ड्योढ़ी से बाहर निकल आया। ड्योढ़ी में सिख सिपाही पहरा दे रहे थे। उन्होंने अंबर को कुछ न कहा, सिर्फ एक बार घूर कर देखा। अंबर बाग में आ गया। यहाँ उसे एक बुजुर्ग मिले जिनका हुलिया और सफेद शरई दाढ़ी बता रही थी कि वो मुसलमान हैं। उन्होंने लंबा कुर्ता और सर पर पगड़ी बांध रखी थी। अंबर ने उनसे उस जमाने की फारसी जुबान में पूछा कि जहांगीर का मकबरा किस तरफ है। मुसलमान बुजुर्ग ने अंबर को सर से पैर तक देखा और पूछा, बेटे तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तुम मुझे लाहौर शहर के नहीं लगते। अंबर ने कहा, आपने ठीक अंदाजा लगाया। असल में मैं मुल्क मिस्र का रहने वाला हूँ। दिल्ली की एक मस्जिद में इमाम साहब से पढ़ा करता था। गदर पड़ा तो कलकत्ते भाग गया। अब लाहौर अपने एक चाचा से मिलने आया हूँ जो सुना है मकबरे की बस्ती में रहते हैं। बुजुर्ग ने पूछा, तुम्हारे चाचा का नाम क्या है? अब अंबर सोचने लगा कि वो रहमान बाबा का नाम बताए या ना बताए। उसने राज छुपाने रखने का फैसला कर लिया। मैं उनका नाम भूल गया हूँ, छोटा सा था कि उनसे जुदा हो गया। हाँ, बाबा बाबा कहकर मैं उन्हें बुलाया करता था। मुसलमान बुजुर्ग के सुर्खो सफेद चेहरे पर एक संजीदगी छा गई। उसने अंबर की तरफ गौर से देखा और करीब आकर सरगोशी में कहा, कहीं तुम रहमान बाबा की तलाश में तो नहीं हो? अब अंबर क्या कर सकता था। सोचा चलो ये भी मुसलमान है, इनका नाम बताने में क्या हर्ज है। इस तरह वो रहमान बाबा के घर जल्दी पहुंच जाएगा। लेकिन ये वो फैसला कर चुका था कि इस बुजुर्ग को 9 लाख हार के बारे में कुछ नहीं बताएगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, शायद यही उनका नाम था। तो फिर मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे चाचा के घर लिए चलता हूँ। बूढ़ा अंबर को लेकर मकबरा जहांगीर की तरफ बागों बाग रवाना हो गया। दरिया पर आकर उन्होंने कश्ती में बैठकर दरिया पार किया। मकबरा जहांगीर के चारों मीनार बड़ी अच्छी हालत में थे। फिर भी मकबरे के मीनार गरूब होते ही सूरज की सुनहरी रोशनी में बड़ी शान से चमक रहे थे। मकबरा आम के दरख्तों में घिरा हुआ था। आज की तरह वहां कोई रेलवे लाइन नहीं थी, कोई रेल का पुल नहीं था, कोई शाहदरा और बादामी बाग के रेलवे स्टेशन न थे। अंबर तो 100 साल आगे से निकलकर पीछे गया था। वो तो लाहौर रेलवे स्टेशन को देख चुका था, मगर अब वहां कुछ भी नहीं था। वो 100 बरस पीछे तारीख की किताब में आ गया था। ये बड़ा अजीब तजुर्बा था जो अंबर को हो रहा था। उसने पहले तारीख के साथ साथ आगे की तरफ सफर किया था और इंसानी तहजीब को तरक्की करते देखा था। अब वो तरक्की याफ्ता तहजीब को छोड़कर पीछे की जानिब सफर कर रहा था जहां तरक्की के कोई आसार नहीं थे। मुसलमान बुजुर्ग ने रास्ता में कोई बात ना की। वो खामोशी के साथ अंबर के साथ चल रहा था। जहांगीर के मकबरे के इर्द गिर्द फैले हुए खूबसूरत बाग में से होकर वो बुजुर्ग अंबर को दूर एक बस्ती की तरफ लेकर चल पड़ा। शाम के वक्त उस बस्ती के कच्चे मकानों में से धुआं उठ रहा था। बस्ती में जाकर अंबर ने देखा कि वहां चंद एक कच्चे पक्के मकान थे। गलियां छोटी ईंट की बनी हुई थी। किसी घर के सहन में गाय बंधी हुई नजर आ जाती। घरों में औरतें रोटियां पका रही थी। बुजुर्ग ने कहा, बेटा इस गांव में ज्यादा मुसलमान गवाले रहते हैं। सिखों के मकान बस्ती के दूसरी जानिब है। बस्ती की गली बाएं तरफ को घूमने लगी तो मुसलमान बुजुर्ग ने पीछे मुड़कर देखा। एक नीली पगड़ी और लंबी स्याह दाढ़ी वाला सिख दीवार की ओर से उन दोनों को जाते देख रहा था। बुजुर्ग परेशान हो गए। उन्होंने अंबर को कंधे से पकड़ा और जल्दी से गली का मोड़ घूम गए। अंबर ने पूछा, क्या बात हो गई बाबा? बुजुर्ग ने कहा, वही जिसका मुझे डर था। वो एक सिख हमारा पीछा कर रहा था।
जल्दी से इस मकान में घुस जाओ। दोनों एक मकान की अंधेरी ड्योढ़ी में दाखिल हो गए। बुजुर्ग अंबर को लेकर मकान के पिछले दरान में आ गया। यहाँ से एक दरवाजा दूसरे मकान के सहन में निकलता था। दूसरे मकान के कोठे से होकर मुसलमान बुजुर्ग अंबर को एक तीसरे मकान की एक कोठली में ले गया। अंबर हैरान था कि ये क्या हो रहा है। कोठली में शाम होने की वजह से अंधेरा था। अंबर ने कहा, बाबा आप मुझे रहमान बाबा के मकान पर पहुंचा दे, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। बुजुर्ग ने आहिस्ता से कहा, यही रहमान बाबा का मकान है बेटा? तो क्या? हाँ, मैं ही रहमान बाबा हूं। अब तुम ये बताओ कि तुम कहां से आए हो और किस लिए आए हो? अंबर ने कहा, क्या आप दिया रोशन नहीं करेंगे? रहमान बाबा ने ताक में रखे हुए चिराग को पत्थर रगड़कर रोशन कर दिया। कोठली में हल्की हल्की रोशनी फैल गई। अंबर ने कहा, मैं शहजादी ज़ेबुन्निसा से मिलना चाहता हूँ। रहमान बाबा के माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने भवें सुकेड़ कर पूछा, तुम्हें शहजादी ज़ेबुन्निसा से क्या काम है? वो तो यहाँ नहीं रहती। अंबर ने कहा, मुझे ज़ेबुन्निसा के दादा ने भेजा है। अब रहमान बाबा के माथे पर और बल पड़ गए। दादा ने भेजा है? तुम किसका जिक्र कर रहे हो? अंबर ने मुस्कुरा कर कहा, बाबा मुझे मुगल खानदान के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर ने आपके पास भेजा है, जो रंगून में जिलावतन है। मैं रंगून से आ रहा हूँ। रहमान बाबा को अभी तक अंबर की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो यही समझ रहा था कि हो सकता है ये कोई अंग्रेजों का जासूस हो और भेस बदल कर शहजादी का राज लेने वहां आ गया हो। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हें बादशाह सलामत ने हमारे पास भेजा है? अंबर ने वास्किट की अंदरूनी जेब में से 9 लखा हार निकालकर रहमान बाबा के सामने रख दिया और कहा, मेरा ख्याल है यह सबूत काफी होगा। हार के मोती और उसका सबसे बड़ा हीरा चिराग की रोशनी में चांद की तरह जगमगा रहा था। कोठली में उस हीरे की किरणें चारों तरफ फैल रही थी। रहमान बाबा ने हार को अपने हाथ में लेकर गौर से देखा। वो शाही खानदान का एक जिम्मेदार बुजुर्ग था। वो उस हार को खूब पहचानता था। उसने अंबर को अपने सीने से लगाकर उसका माथा चूम लिया और कहा, बेटा इससे बढ़कर और कोई सबूत नहीं हो सकता। खुदा का शुक्र है कि शहनशाह अली बाबर आली मकाम की शाही निशानी उसके हकदार तक पहुंची। जब से गदर पड़ा और बादशाह सलामत के खानदान पर तबाही आई है, मुझे सबसे ज्यादा फिक्र इसी 9 लखा हार का था कि कहीं ये अंग्रेजों के हाथ ना आ गया हो। अब इसे देखकर दिल को इत्मीनान हुआ। अंबर ने पूछा कि शहजादी ज़ेबुन्निसा कहाँ है? रहमान बाबा ने कहा, तुम यहीं बैठो, मैं उसे लेकर आता हूँ। अंबर 9 लखा हार लेकर वहीं बैठा रहा। थोड़ी देर बाद बहुत ही खूबसूरत सुनहरी बालों और नीली आंखों वाली गोरी चिट्टी लड़की रहमान बाबा के साथ अंदर दाखिल हुई। उसने सर पर दुपट्टा ओढ़ रखा था। बादामी रंग का सादा सा अंगरखा और खुले घेर वाली मुगलिया तर्ज की शलवार पहन रखी थी। उसने आकर अंबर को गहरी तेज नजरों से देखा। अंबर साफ पहचान गया कि यही शाही खानदान की शहजादी हो सकती है। अंबर ने अदब से उठकर उसे सलाम किया। शहजादी ने एक उदास मुस्कुराहट के साथ पूछा, दादा अब्बा का क्या हाल है? अंबर ने कहा, रंगून शहर से दूर एक मकान में खामोशी और उदासी से जिंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं। आप लोगों को याद करते हैं। ये आखिरी निशानी मुझे आदिल चाचा ने दिल्ली में दी थी। शहजादी ज़ेबुन्निसा ने कहा, हाँ आदिल चाचा हमारे अतालिक थे। कहाँ है वो? अंबर ने बताया कि वो बेचारे रास्ते में ही शहीद कर दिए गए। शहजादी ज़ेबुन्निसा ने अफसोस का इजहार किया। अंबर ने फिर जिला वतन बादशाह तक पहुंचने की सारी दास्तान बयान कर दी और हार शहजादी की तरफ बढ़ाकर कहा, ये लीजिए अपनी अमानत और मुझे इजाजत दीजिए। रहमान बाबा ने कहा, तुम्हें आज की रात हमारा मेहमान बनकर यहीं रहना होगा बेटा। हम तुम्हारी कोई खिदमत तो नहीं कर सकते, फिर भी जो रूखी सूखी हम खाते हैं तुम्हारी खिदमत में भी पेश कर देंगे। शहजादी ज़ेबुन्निसा ने 9 लखे हार को लेकर रुमाल में रख लिया और कहा, अंबर भाई आज हमारे गरीब खाने पर ही रहें, सुबह बेशक आप चले जाएं। अंबर ने कहा, जैसे आपकी मर्जी शहजादी साहिबा। रात हुई तो उस कोठली में बैठकर रहमान बाबा, अंबर और शहजादी ज़ेबुन्निसा ने खाना खाया। खाना क्या था, बस खिचड़ी थी, उबले हुए आलू और अचार था। शहजादी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, कभी हमारे दस्तरखान के खाने गिने नहीं जा सकते थे, आज ये आलम है कि हम अपने मेहमान की भी खातिर नहीं कर सकते। रहमान बाबा ने शहजादी के सर पर हाथ रखकर कहा, बेटी सब्र करो, दिल्ली उजड़ गई, महल उजड़ गया, खुदा को यही मंजूर था। लाखों लोग घर से बेघर हो गए हैं, हम अकेले इस मुसीबत में नहीं हैं। अंबर ने कहा, बाबा आप इस हार की हिफाजत का क्या इंतजाम करेंगे? क्या यहाँ इसके चोरी हो जाने का डर नहीं है? रहमान बाबा ने कहा, डर तो है, हम तो खुद बड़े खतरे में यहाँ जिंदगी बसर कर रहे हैं। अगरचे अंग्रेज बहादुर ने हमें माफी दे दी है। जब हम गली का मोड़ मुड़ने लगे थे और उस वक्त भी एक सिख हमारा पीछा कर रहा था। शहजादी ज़ेबुन्निसा का रंग उतर गया। उसने पूछा, उसे जरूर 9 लखे हार का इल्म हो गया होगा। अंबर ने कहा, उसका इल्म इस वक्त सिवाय हमारे और किसी को नहीं है शहजादी साहबा। हाँ, आगे के बारे में जरूर गौर करें कि इसकी हिफाजत कैसे करेंगे आप। रहमान बाबा ने कहा, हम इसे जमीन खोद कर दफन कर देंगे। ठीक उसी वक्त छत के ऊपर किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। रहमान बाबा ने होठों पर उंगली रखते हुए खामोश रहने को कहा और खुद आहिस्ता से कोठली से बाहर निकल गए। बाहर आंगन में अंधेरा था। रहमान बाबा पीछे से होकर छत के ऊपर आ गया।
सितारों की रोशनी में उन्होंने देखा कि छत खाली पड़ी है, वहां कोई भी नहीं था। इसका मतलब यह था कि सिख जासूस वहां से जा चुका था। रहमान बाबा कोठली में वापस आ गए। शहजादी ज़ेबुन्निसा ने सहमी आवाज में पूछा, कौन था बाबा ऊपर? रहमान बाबा ने सरगोशी में कहा, जो कोई भी था जा चुका है। अंबर ने कहा, वो फिर आएगा, आप लोग यहाँ सख्त खतरे में हैं। रहमान बाबा बोला, हम तो इसी खतरे में यहाँ जिंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं। अंबर ने कहा, नहीं बाबा, शहजादी साहिबा की अभी बड़ी जिंदगी बाकी है। इन्हें आज़ादी और सुख की फजा में जिंदगी बसर करनी चाहिए। यहाँ खौफ और खतरे की फजा में वो जिंदा न रह सकेंगी। शहजादी ने कहा, मगर हम लोग ये जगह छोड़कर कहाँ जा सकते हैं? उधर दिल्ली के आसपास की आबादियां तो अंग्रेजों ने उजाड़ रखी हैं। वहां तो मुगल दरबार के लोगों को चुन चुनकर फांसी पर लटकाया जा रहा है। अंबर ने कहा, आप अब आराम करें, इंशाल्लाह कल इसके बारे में जरूर कुछ सोचेंगे, कोई ना कोई हल निकल आएगा। अच्छा बेटा, अब तुम आराम करो, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। उनके जाने के बाद अंबर ने दरवाजा अंदर से बंद न किया। उसने फजा में खतरे की बू सूंघ ली थी और उसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहता था। वो चारपाई पर लेटकर नाग और मारिया के बारे में सोचने लगा। मारिया उसे अभी तक नहीं मिली थी। वो चाहता था कि वापसी के इस सफर में नाग के साथ साथ मारिया भी उसके साथ शामिल हो। मारिया ने आखिरी बार उससे जुदा होते हुए वादा किया था कि उसे जरूरत महसूस हुई तो वो आ जाएगी। उस वक्त अंबर को मारिया की बड़ी जरूरत महसूस हो रही थी, मगर उसने सोचा, खुदा जाने मारिया कहाँ हो। साथ वाली कोठरी में रहमान बाबा ने कुंडी चढ़ा ली थी। शहजादी ज़ेबुन्निसा ने नौलखा अपनी चारपाई के नीचे से लकड़ी का संदूकचा निकालकर उसमें संभाल कर रख लिया था। वो अपनी चारपाई पर लेट गई। रहमान बाबा ने दरवाजे के आगे जमीन पर अपना बिस्तर बिछा लिया और उस पर बैठ गया। कोठली में दिया जल रहा था। रहमान बाबा ने कहा, यह कोई बड़ा ईमानदार नौजवान है, ये हमारी मदद कर सकता है। कैसी मदद बाबा? शहजादी ने पूछा। रहमान बाबा ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटी मेरा ख्याल है हमें अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये शाही हार हमारे लिए मुसीबत का बायस बन सकता है। अब हमें इसकी हिफाजत भी करनी है, जो हम यहाँ सिखों की हुकूमत में रहकर नहीं कर सकेंगे। सिख फौजी किसी वक्त भी हमारे घर में दाखिल होकर हार छीन कर ले जा सकते हैं। शहजादी ज़ेबुन्निसा अपने बिस्तर से उठकर बैठ गई। वो अपने खानदान की आखिरी और कीमती निशानी से महरूम नहीं होना चाहती थी। उसने कहा, आप ठीक कह रहे हैं बाबा, लेकिन हम इस शहर को छोड़कर कहाँ जाएंगे? काबुल की तरफ, और फिर वहां से समरकंद बुखारा की तरफ कूच कर जाएंगे, जो तुम्हारे आबाओ अजदाद का असली वतन था। वहां हमें किसी किस्म का कोई डर ना होगा। शहजादी कहने लगी, क्या अंग्रेज हमें यहाँ से निकलने देंगे? वो तो हमारी निगरानी कर रहे हैं। यही तो मुसीबत है जिसका हमें मुकाबला करना है। मेरा दिल कहता है कि नौजवान जिसका नाम अंबर है हमारी मदद कर सकता है, मगर बाबा वो भी हमारी तरह का एक कमजोर इंसान है। हम ख्वामख्वाह उसकी जिंदगी खतरे में क्यों डालें? ये उससे बात करके ही हम कोई फैसला करेंगे। अब तुम आराम करो, सुबह अंबर से इस सिलसिले में गुफ्तगू होगी। अगर वो राजी हो गया तो हम यहाँ से फरार होने की कोशिश करेंगे। शहजादी ज़ेबुन्निसा ने कोई जवाब न दिया। वो खामोशी से बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखों में अपनी शाही खानदान की तबाही को याद करके आंसू आ गए। उसकी आंखों के सामने मुगल शहजादों के कटे हुए सर घूम गए। वो हौले हौले रोने लगी और रोते रोते ही सो गई। रहमान बाबा अभी तक सोच रहा था कि वो उस बस्ती से क्यों कर फरार हो सकता है। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ये बड़ा मुश्किल काम था। इसमें कदम कदम पर जान का खतरा था। शहजादी की जान सबसे ज्यादा कीमती थी। रहमान बाबा नहीं चाहते थे कि शहजादी की जिंदगी खतरे में पड़े, मगर इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। अंग्रेजों की तरफ से उन्हें शहर छोड़कर जाने की इजाजत नहीं थी, और अब तो एक सिख जासूस को रहमान बाबा ने अपनी आंखों से देख भी लिया था। उस वक्त शहजादी ज़ेबुन्निसा की जिंदगी सख्त खतरे में थी, क्योंकि इंतहाई कीमती शाही हार उसके पास था। सिख फौजी वो हार हासिल करने के लिए उसे हलाक भी कर सकते थे, उसे अगवा करके भी ले जा सकते थे। आखिर रहमान बाबा ने दिल में फैसला कर लिया कि सुबह उठकर वो पहला काम यही करेगा कि नौजवान अंबर से मिलकर फरार होने का मंसूबा बनाएगा और शहजादी को वहां से निकालकर किसी तरह काबुल और फिर वहां से समरकंद पहुंचा दिया जाएगा, ताकि बाकी जिंदगी वो अपने आबाओ अजदाद के शहर में आराम सुकून से बसर कर सके। रहमान बाबा को नींद आने लगी। उसने शहजादी की तरफ देखा और वो गहरी नींद सो रही थी। रहमान बाबा ने चिराग की रोशनी मध्यम कर दी। कोठली में हल्का हल्का अंधेरा छा गया। रहमान बाबा भी नींद की दुनिया में खो गया। कोठली के बाहर रात की तारीकी में दीवार के साथ लगा हुआ सिख फौजी शायद इसी वक्त का इंतजार कर रहा था। जो ही उसे महसूस हुआ कि कोठली में चिराग की लौ मध्यम हो गई है और बाबा सो गया होगा, उसने एक तेज हथियार से कच्ची दीवार को बड़ी आहिस्गी से खोदना शुरू कर दिया। उस सिख ने मुंह पर कपड़ा लपेट रखा था। वो लंबा तड़ंगा फौजी था और उसे खबर मिली थी कि यहाँ मुगल शहजादी रहती है जिसके पास बड़ी दौलत है। वो शहजादी को अगवा करके उससे खुफिया दौलत का सुराग लगाना चाहता था। उसे मालूम था कि इस मकान में एक नया लड़का भी आया है जो साथ वाली कोठली में सो रहा है। ये फौजी बड़ा बेरहम था और कई मुसलमानों को कत्ल कर चुका था। हम भी यही कहेंगे कि आज उसकी मौत उसे यहाँ खींच लाई थी। उस वक्त तो बड़े जोशो खरोश के साथ
दीवार में सुराख करने की कोशिश कर रहा था। उस जमाने में दीवारें कच्ची होती थी। सिख फौजी अपने काम में बहुत माहिर था। उसने थोड़ी ही देर में दीवार में सुराख कर लिया। फिर वो उसे चौड़ा करता गया। जब सुराख इतना चौड़ा हो गया कि वो उसमें से गुजर सके तो उसने सर डालकर अंदर देखा। चिराग की धीमी रोशनी में बंद दरवाजे के आगे रहमान बाबा और सामने वाली दीवार के पास शहजादी सो रही थी। सिख फौजी के पास बड़ा तेज धार वाला खंजर था। वो सुराख में से कोठली के अंदर दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते ही उसने सबसे पहला काम यह किया कि बाबा को दबोचकर उसके मुंह में कपड़ा ठोंस दिया। रहमान बाबा बूढ़ा आदमी था। बहुतीरे हाथ पांव मारे, आवाज वैसे वो निकाल नहीं सकता था। सिख फौजी ने उसके हाथ पांव बांधकर वहीं डाल दिया। अब वो शहजादी की तरफ बढ़ा। रहमान बाबा हसरत की तस्वीर बनाए ये सब कुछ देख रहा था। समझ गया कि इस सिख फौजी को नौलखा हार का पता चल गया है और अब वो शहजादी को हिला करके संदूकची में से नौलखा हार निकाल कर ले जाएगा। लेकिन सिख फौजी को संदूकची के नौलखा हार की कोई खबर न थी। वो तो सिर्फ शहजादी को अगवा करके ले जाना चाहता था ताकि अपने ठिकाने पर पहुंचकर उसे ये पता चलाए कि मुगल बादशाह का शाही खजाना उसने किस जगह दफन कर रखा है। सिख फौजी ने बड़े आराम से शहजादी को काबू कर लिया। इससे पहले कि शहजादी उसके मुंह से चीख निकाले, फौजी ने उसके मुंह में भी कपड़ा ठोंस दिया। शहजादी ने रहम तलब नजरों से रहमान बाबा की तरफ देखा, मगर वो खुद बेबस होकर पड़ा था। वो शहजादी की क्या मदद कर सकता था। सिख फौजी का मिशन कामयाब हो चुका था। उसने शहजादी के हाथ पैर कपड़े से बांध दिए थे। वो उसे उठाकर उसमें वहां से बाहर निकल गया। बाहर काली अंधेरी रात सुनसान थी। आज से 100 साल पहले की रातें बड़ी सुनसान और खामोश हुआ करती थी। सिख फौजी ने शहजादी ज़ेबुन्निसा को कंधे पर डाल रखा था। वो कोठली से बाहर निकल आया। कोठली के आगे से गुजरकर मकान की ड्योढ़ी में से होता हुआ गली में आ गया। गली में रात के अंधेरे में उसका एक साथी तलवार लिए खड़ा था। बस्ती से बाहर उनके 2 काले रंग के घोड़े दरख्त से बंधे थे। यहाँ आकर वो अपने अपने घोड़ों पर सवार हुए और शहजादी को लेकर घोड़े दौड़ाते रात की तारीकी में गायब हो गए। अंबर को कानों कान खबर न हो सकी, हालांकि वो गहरी नींद में भी नहीं था। बस वैसे ही एक पल के लिए उसकी आंख लग गई थी। उसने बस्ती के बाहर घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी। सुनसान खामोश रात में ये आवाज़ बड़ी साफ सुनाई दे रही थी। फिर ये आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। अंबर ने सोचा कि हो सकता है आधी रात को सरकारी फौजी के सिपाही गश्त कर रहे हों। वो फिर सो गया। बाकी रात वो सोया रहा। उसकी आंख खुली तो बंद दरवाजे में से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। उसने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। दिन निकल आया था और सुबह की रोशनी हर तरफ फैल चुकी थी। उसे ख्याल आया कि क्या वजह है, रहमान बाबा की कोठली का दरवाज़ा अभी तक बंद है। वो सुबह की नमाज पढ़ने के लिए भी नहीं उठा। अंबर ने कोठली का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से कोई आवाज़ ना आई। उसने दूसरी बार जरा ज्यादा जोर से दरवाजे पर हाथ मारा। अंदर से फिर भी कोई जवाब ना आया। अंबर का माथा ठनका। उसने आवाज़ें दी। कोठली में खामोशी छाई थी। अंबर ने धक्का देकर दरवाजे की कुंडियां तोड़ डाली और अंदर दाखिल हो गया। उसके साथ ही दिन की रोशनी भी कोठली में आ गई। उसकी नज़र रहमान बाबा पर पड़ी, जिसकी मशकें कसी हुई थी और मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था। सामने शहजादी की चारपाई खाली पड़ी थी। अंबर ने लपक कर रहमान बाबा की मशकें खोली और पूछा, क्या हुआ बाबा, शहजादी कहाँ है? रहमान बाबा ने अपना सर पकड़ लिया और अब्बर को सारी रात का वाक़या सुना दिया। अंबर ने पूछा, क्या वो हार भी ले गया? रहमान बाबा ने संदूकची खोलकर देखा, हार वहीं पड़ा था। अंबर ने कहा, आप इस हार की हिफाजत करें और यहाँ से बिल्कुल बाहर किसी जगह न लेकर जाएं, मैं उनका पीछा करता हूँ। शहजादी ज़ेबुन्निसा को इंशाल्लाह ज़रूर तलाश करके लाऊंगा। अंबर मकान से बाहर आ गया। रहमान बाबा का गम के मारे बुरा हाल था। उसे मालूम था कि ये नौजवान लड़का भला कैसे शहजादी को वापस ला सकेगा जो खुद उस शहर में अजनबी है। रहमान बाबा की आंखों में आंसू आ गए। उसने संदूकची से शाही हार निकालकर रुमाल में बांधा और उसे अपनी कमीज के अंदर कमर के गिर्द लपेट लिया। फिर उन्होंने वजू किया, नमाज पढ़ी और खुदा के आगे हाथ फैलाकर शहजादी की सलामती के लिए दुआएं मांगने लगे। अंबर ने बस्ती से बाहर निकलकर देखा कि जमीन पर 2 घोड़ों के सुमों के निशान साफ नजर आ रहे थे। वो समझ गया कि रात को उसने जो घोड़ों के दौड़ने की आवाज़ सुनी थी वो उन्हीं फौजियों की थी। वो घोड़ों के सुमों के निशानों का सुराग लगाता आगे रवाना हुआ। निशान मट्टी के मैदान में आगे चले जा रहे थे। मैदान के बाद खेत आ गए। खेत की पगडंडी पर ये निशान साफ दिखाई देने लगे। खेतों से निकलकर सामने एक बाग आ गया जहां आम और अमरूद के बेशुमार दरख्त थे। सुमों के निशान यहां से भी आगे निकल गए थे। अमर को चलते चलते दोपहर हो गई। वो छोटे छोटे 2-3 गांवों से गुजरा। किसी ने उस पर शक न किया कि वो किस गर्ज के लिए चला जा रहा है। गांव के सिखों ने उसकी तरफ गहरी नजरों से जरूर देखा। दोपहर के वक्त उसने एक नहर किनारे बैठकर मुंह हाथ धोया, पानी पिया। न उसे खाने की जरूरत थी और न उसे थकान ही हो रही थी। वो तो वैसे ही खा पी लिया करता था। उस किस्म की कोई मुहिम पड़ जाती तो अमर कुछ नहीं खाता पीता था। अब घोड़ों के सुमों के निशान नदी के किनारे पर आ गए थे। वो एक बड़े खुले बाग की चारदीवारी के पास से गुजरा।
जिसके अंदर किसी जागीरदार सिख की कोठी थी। ये पुरानी तर्ज की कोठी थी जिसके खंडर हमें आजकल लाहौर शहर के इर्द गिर्द या शहर के अंदर भी कहीं कहीं मिल जाते हैं। यहाँ अंबर ने देखा कि घोड़ों के सुमों के निशान इस तरह आपस में गड़मड़ हो गए थे जैसे एक घुड़सवार वहां एक पल के लिए ठहरे हों। फिर उसने वहां 2 आदमियों के पांव के निशान भी देखे। ये पुरानी तर्ज की मुगलिया जमाने की लंबोतरी जूतियों के निशान थे। उसके बाद घोड़ों के सुमों के निशान फिर आगे चल पड़ते थे। अंबर भी उनका खुरा लेता हुआ आगे रवाना हो गया। तीसरे पहर जब दिन ढलने लगा, उसे दूर एक मट्टी के नीचे एक बारादरी और उसके पीछे 2-4 कच्चे मकान दिखाई दिए। घोड़ों के निशान उसी तरफ जा रहे थे। बारादरी के पास आकर अंबर ने देखा कि सुमों के निशान जो सामने 3-4 कच्चे मकान थे उस तरफ चले गए थे। अंबर सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। हो सकता है फौजी उस जगह छुपे हुए हों। अगर वो अचानक उन पर हमला जाकर कर दे, हो सकता है वो शहजादी को इंतकामी तौर पर हलाक कर दे। इसलिए बड़ी होशियारी की जरूरत थी। अंबर फूंक फूंक कर कदम उठाता उन मकानों के करीब से गुजर गया। घोड़ों के सुमों के निशान एक पुरानी हवेली की ड्योढ़ी के अंदर जा रहे थे। अंबर को यकीन हो गया कि शहजादी उसी पुरानी हवेली में है। वो वापस बारादरी में आकर बैठ गया। वो शाम का अंधेरा होने का इंतजार करने लगा। सूरज अभी पूरी तरह से गरूब नहीं हुआ था। दिन की रोशनी फीकी पड़ने लगी थी कि अंबर ने देखा उसी पुरानी हवेली से एक घुड़सवार बाहर निकला। उसने अपने आगे कोई शय कपड़े में लपेटकर बोरी की तरह डाल रखी थी। अंबर चौकन्ना हो गया। घुड़सवार बारादरी की दूसरी तरफ से होकर वापस रवाना हो गया। अंबर ने बारादरी से उतरकर घुड़सवार का पीछा शुरू कर दिया। घुड़सवार बहुत तेज तेज जा रहा था। अंबर घोड़ों के सुमों के निशान पर चलने लगा। वो उस पुराने बाग की चारदीवारी के पास पहुंच गया। घोड़े के सुमों के निशान उस कोठी के अंदर चले गए थे। अंबर समझ गया कि ये वही फौजी था और शहजादी को घोड़े पर डालकर यहां लाया है। एक जगह से आम के दरख्त की टहनी कोठी के अंदर चली गई थी। अंबर उस दरख्त की टहनी पर चढ़ गया। उसने देखा कोठी का बाग पुरानी तर्ज का था और सरों के दरख्त उगे थे। बीच में झरोकों वाली 2 मंजिला कोठी थी जिसके बरामदे के बाहर एक काला घोड़ा दरख्त से बंधा हुआ था। ये उसी सिख फौजी का घोड़ा था। अंबर टहनी से उतरकर बाग में दाखिल हो गया। वो झाड़ियों के पीछे से होता हुआ पुरानी कोठी के बरामदे के करीब आकर छुपकर बैठ गया। उसने 2 सिखों को देखा कि बातें करते बरामदे से निकल रहे थे। एक सिख लंबा तड़ंगा था और बड़े अदब से दूसरे सिख के आगे झुककर बात कर रहा था। दूसरा सिख मोटा ताजा भारी भरकम देव की तरह था। मुगलिया तर्ज का अंगरखा और चूड़ीदार पाजामा उसने पहन रखा था और सर पर भारी पगड़ था। फौजी उसे कह रहा था, महाराज अब शहजादी आपके हवाले है, चाहे इससे खजाना हासिल कर लें या चाहे उससे ब्याह कर लें। जागीरदार सिख ने झूमते हुए कहा, हम उसके खजाने का पता भी लगाएंगे और उससे शादी भी करेंगे। अब तुम इधर का रुख ना करना, तुमने अपने पैसे ले लिए हैं हमसे, जाओ अब यहां से दफा हो जाओ। 7 बजन महाराज। और वह सिख फौजी घोड़े पर सवार होकर बाग से बाहर निकल गया। अंबर झाड़ियों में छुपा मोटे जागीरदार सिख की तरफ गौर से देख रहा था। वो शक्लो सूरत से बहुत खौफनाक और जालिम शख्स नजर आ रहा था। उसने गला फाड़कर किसी को आवाज दी। इधर उधर से 6-7 सिख नौकर जिन्होंने तलवारें और नेजे लगा रखे थे सामने आकर झुक गए। हुक्म महाराज, हमारी कोठी से इर्द गिर्द सख्त पहरा लगा दो, कोई चिड़िया भी अंदर न फटकने पाए, नहीं तो मैं तुम सबकी गर्दनें उतार दूंगा। महाराज किसी की क्या मजाल कोई कोठी के अंदर बगैर आपके हुक्म के पांव धर सके। जाओ और सारी कोठी में पहरा लगा दो। सारे सिख नौकर इधर उधर फैल गए। अंबर घबराया। कमबख्त एक सिख तलवार हाथ में लिए उसी की तरफ आ रहा था। सूरज गरूब हो चुका था। शाम के साए लंबे हो चुके थे और बाग में हल्का हल्का अंधेरा उतर आया था। सिख पहरेदार तलवार झाड़ियों में चलाता कोई पंजाबी गीत गुनगुनाता उसी झाड़ी की तरफ आ रहा था जिसके पीछे अंबर छुपा हुआ था। कमबख्त ये तो इधर ही को चला आ रहा है, अंबर ने सोचा। वो और ज्यादा झाड़ी के अंदर सिमट गया। सिख तलवार लहराता उसके करीब से गुजरा तो अंबर को छींक आ गई। सिख पहरेदार ने गजबनाक होकर पीछे देखा। झाड़ियों में उसे एक अजनबी चेहरा नजर आया तो उसने तलवार ऊपर उठाई कि अंबर का सर 2 टुकड़े कर दे, लेकिन अंबर उससे पहले ही अपनी जगह से उछलकर सिख की गर्दन दबोचकर उसे झाड़ियों में गिरा चुका था। अंबर की गिरफ्त में आई हुई गर्दन बच नहीं सकती थी। सिख ने तलवार वाला हाथ पूरी ताकत से अंबर की गर्दन पर बार बार मारा। वो गला बंद होने की वजह से बोल नहीं सकता था और यही अंबर चाहता था। 2 सेकंड के बाद सिख की लाश झाड़ियों में पड़ी थी। अब अंबर को एक अनोखी तरकीब सूझी। उसने जल्दी जल्दी अपने कपड़ों के ऊपर उस सिख पहरेदार का लंबा नीला कुर्ता पहना और उस पर उसकी भारी भरकम पगड़ रखी और उसका एक पल्ला मुंह के आगे कर लिया ताकि उसकी मंडी हुई दाढ़ी देखकर किसी को शक न पड़े। अंबर तलवार लेकर बाग में यूं इधर उधर घूमने लगा जैसे पहरा दे रहा हो। खुशकिस्मती से बाग में अब अंधेरा फैल गया था। सिर्फ कोठी के बरामदे के आगे नौकरों ने तेल के बड़े शमादान रोशन कर दिए थे जिनकी रोशनी बस वहां तक की थी।
कोठी के अंदर भी मोमी शमों ने कहीं कहीं रोशनी कर दी थी। अंबर बाग के पीछे से होकर कोठी के पिछवाड़े वाले बरामदे में आ गया। ये बरामदा कोठी के चारों तरफ गोल दायरे की शक्ल में चला गया था। यहाँ भी बाग में एक शमा जल रही थी। अंबर दीवार के साथ साथ होकर बरामदे की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक सामने से एक और सिख पहरेदार आ गया। उसने अंबर को आवाज दी, और निहाल सिंह, तेरा पहरा तो बड़े दरवाजे पर है, तो इधर किथे आ गया? अंबर ने कोई जवाब न दिया और अपनी जगह पर रुक गया। वो सिख उसके पास आ गया। ओए, तू बोलता क्यों नहीं निहाल सिंह? क्या हो गया है तुझे? यहाँ बाग की शमा की रोशनी पड़ रही थी। सिख ने बहुत करीब आकर अंबर के कंधे से पकड़कर झंझोड़ा। ओए, तो पत्थर क्यों हो गया है? अंबर ने पलट कर आने वाले सिख की तरफ देखा। उसका पल्लू चेहरे से ढलक गया। उसकी दाढ़ी नहीं थी, जिसका मतलब था कि वो सिख नहीं है। दूसरे सिख ने फौरन पहचान लिया कि ये कोई और है। उसने भी शोर मचाने के बजाय अपनी तलवार उठाई कि अंबर की गर्दन काट कर रख दे, लेकिन उससे पहले अंबर की तलवार का भरपूर वार सिख की गर्दन काटकर तन से जुदा कर चुका था। सिख के मुंह से हल्की सी भी आवाज न निकल सकी। उसका सर झाड़ियों में और उसका सर कटा जिस्म घास पर गिरकर तड़पने लगा। अंबर ने झुककर अपनी तलवार के साथ लगा हुआ खून घास पर पहुंचा और बरामदे के अंदर आ गया। यहाँ अंधेरा था। कोने में पत्थर की सीढ़ियां ऊपर को जाती थी। अंबर आहिस्ता आहिस्ता कदम रखता ऊपर वाली मंजिल के बरामदे में आ गया। यहाँ कोई 30 कदम के फासले पर एक कमरे के रोशनदान में रोशनी हो रही थी। अंबर उस कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा बड़ा भारी लकड़ी का था। अंबर ने कान लगाकर सुना। अंदर से उसे शहजादी ज़ेबुन्निसा की सिसकियों की आवाज आती सुनाई दी। दरवाजा बड़ी मजबूती से बंद था और कोई दर्ज या मामूली सा सुराख भी नहीं था कि जिसमें से अंबर अंदर देख सकता। थोड़ी देर बाद शहजादी की सिसकियों की आवाज भी डूब गई। एक गहरी खामोशी चारों तरफ फैल गई। अंबर को यह भी एहसास था कि नीचे बाग में 2 सिखों की लाशें पड़ी हैं। अगर किसी पहरेदार की नजर उन पर पड़ गई तो सारी हवेली में शोर मच जाएगा और फिर शहजादी को वहां से निकाल कर ले जाना मुश्किल हो जाएगा। उसे तो कोई कुछ ना कह सकता था, लेकिन शहजादी की जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी, इसलिए वो वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। अंबर ने जब अंदाजा लगा लिया कि कमरे में सिवाय शहजादी को दूसरा कोई नहीं, तो उसने दरवाजे पर दोनों हथेलियां रखकर एक झटका दिया। दरवाजे की अंदर वाली कुंडी टूट गई और उसका एक पट खुल गया। कुंडी टूटने और दरवाजा खुलने की आवाज एक साथ बुलंद हुई। कमरे में शमा जल रही थी। मसहरी पर रस्सियों में जकड़ी हुई शहजादी ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। अंदर कोई और नहीं था। अंबर ने जल्दी से अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया और होंठों पर उंगली रखकर शहजादी को खामोश रहने की हिदायत की। कमरा लकड़ी और हाथी दांत के 100 साल पुराने फर्नीचर से भरा हुआ था। फर्श पर कीमती कालीन बिछा था। छत पर फानूस लटक रहा था जो रोशन नहीं था। उसकी जगह शहजादी की मसहरी के सिराने की तरफ एक शम्मा जल रही थी। अंबर ने शहजादी के पास जाकर उसके हाथ पांव की रस्सियां खोल दी और कहा, खामोशी से मेरे पीछे पीछे चली आए। शहजादी की आंखों में आंसुओं के खुश्क निशान थे और चेहरे का रंग खौफ से जर्द हो चुका था। वो मसहरी से उठी थी कि साथ वाले कमरे के अंदरूनी बरामदे में से किसी के जूतों की चाप उधर आती सुनाई दी। अंबर ने फौरन शहजादी को उसी तरह मसहरी पर लटाकर उसके हाथों में रस्सियां डाल दी और सरगोशी में कहा, इसी तरह खामोशी से लेटी रहें, और खुद एक बड़े सोफे के पीछे छुप गया। बगली कमरे का भारी रेशमी पर्दा हटा और वही भारी भरकम सिख जागीरदार अपनी मूंछों को मराड़ता हुआ बड़े गरूर से गर्दन अकड़ाए अंदर दाखिल हुआ। उसने मसहरी के करीब खड़े होकर शहजादी की तरफ देखकर गरजदार आवाज में कहा, मैं मुसलमान लड़कियों का दुश्मन हूं। मैं तुम्हें अपनी लौंडी बनाकर यहां रखूंगा, नहीं तो बता दो शाही खजाना लाहौर में किस जगह दफन है। शहजादी ज़ेबुन्निसा को अभी तक अंबर की खुफिया ताकत का इल्म नहीं था। वो यही समझ रही थी कि उसके साथ अंबर की जिंदगी भी खतरे में है। इसलिए वो बड़ी मिन्नत समाजत के अंदाज में कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मैं खजाने किसी को नहीं जानती। सिख जागीरदार ने बड़ी तेजी से अपने कुर्ते में से छोटा सा खंजर निकालकर शहजादी की गर्दन पर रखकर उसे दबोच लिया और रीछ की तरह गुर्राते हुए बोला, मैं अभी तुझे जान से मार दूंगा, नहीं तो बता दे खजाना किस जगह दफन है। बेचारी शहजादी का तो दम ही घुट गया, थर थर कांपने लगी। उसने अपने दोनों हाथ अपनी गर्दन पर रख दिए। नहीं नहीं, मुझे ना मारो, मैं बेगुनाह हूं। अचानक सिख जागीरदार को एहसास हुआ कि इसके दोनों हाथ बांध कर गया था, ये किसने खोल दिए? मैंने तो इसके हाथ बांधे थे। वो पलट कर उठ खड़ा हुआ। फिर उसने गर्दन घुमाकर दरवाजे को देखा। तेज तेज कदमों से जाकर दरवाजा देखा तो वो अंदर से खुला था और कुंडी टूटी पड़ी थी। उसकी आंखों में गजब उतर आया। कौन आया था अंदर? किसने ये कुंडी तोड़ दी? वो चीखा। अब अंबर के लिए इंतजार करना खतरनाक था, क्योंकि वो रीछ चीख कर सारे नौकरों को कमरे में बुला सकता था। अंबर ने अपने सर स्वर से सिखों वाली पगड़ी उतार दी थी और नीला कुर्ता भी फेंक दिया था। वो सोफे के पीछे छुपा बैठा था। जब सिख शागिरदार खंजर लेकर दूसरी बार शहजादी की तरफ बढ़ा तो उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। अंबर सोफे के पीछे से निकल आया।
सिख जागीरदार ने जो एक अजनबी मुसलमान को अपने खास कमरे में देखा तो गुस्से से पागल हो गया। उसने अंबर से कुछ पूछने के बजाय उसी जगह से खड़े खड़े खंजर अंबर की तरफ फेंका। अंबर अपनी जगह से बिल्कुल न हिला। खंजर उसके सीने से टकराकर गिर पड़ा। जागीरदार सिख ने लपक कर मसेरी के नीचे छुपाकर रखी हुई खमदार तेज फल वाली तलवार निकाल ली और अंबर पर लपका। तुमको मेरे कमरे में दाखिल होने की जुर्रत कैसे हुई? बदबख्त, अब मरने के लिए तैयार हो जा। शहजादी ज़ेबुन्निसा ने जब देखा कि अंबर जवाब में कोई हरकत नहीं कर रहा और वैसे ही बुत बना खड़ा सिख की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है तो खौफ से उसकी घिघी बंध गई। समझ गई कि अपनी जान से गया। सिख रीछ उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसकी किस्मत अच्छी थी कि खंजर के वार से बच गया। सिख जागीरदार ने तलवार का भरपूर वार किया। तलवार सीधी अंबर की खोपड़ी में लगी। उसे यकीन था कि उसका सर दो टुकड़े होकर नीचे गिर पड़ेगा, क्योंकि अंबर अपनी जगह पर बेहिस्सो हरकत खड़ा रह रहा था। उसने अपनी तलवार से वार रोकने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन ऐसा ना हुआ। सिख जागीरदार ने जब देखा कि अंबर की खोपड़ी को कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उल्टा उसकी तलवार अंबर के फौलाद जैसे सर से टकराने के बाद जरा टेढ़ी हो गई है, तो वो कुछ परेशान सा हुआ। फिर उसने सोचा कि शायद अंबर ने सर पर फौलादी टोपी पहन रखी है। उसने दूसरी बार पहले से ज्यादा ताकत के साथ वार किया। तलवार एक बार फिर अंबर के सर पर पड़ी और टूट गई। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, पहले तू अपनी हसरत पूरी कर ले, फिर मैं वार करूंगा। टूटी हुई तलवार का दस्ता सिख जागीरदार के हाथ में था और वो फटी फटी आंखों से अंबर को तक रहा था। अचानक उसने भागकर दीवार के साथ लगा एक खंजर उतारा और नारा लगाकर अंबर के पेट में घूम दिया, यानी अपनी तरफ से घूम दिया, क्योंकि अंबर के पेट से टकराते ही खंजर टेढ़ा होकर सिख के हाथ से गिर पड़ा। अब तो शहजादी ज़ेबुन्निसा भी हक्की बक्की होकर रह गई और अजीब नजरों से देख रही थी, जैसे वो कोई आसमानी मखलूक हो। अंबर ने सिख जागीरदार के कंधे पर अपना फौलादी पंजा रखा और उसे जरा सा हिलाकर कहा, अब मेरा वार सहने के लिए तैयार हो जा। सिख जागीरदार ने शोर मचाया था कि अंबर ने तलवार उसके दिल में घोंप दी। सिख जागीरदार ने दिल को थाम लिया। खून का फवारा उसकी हाथों की उंगलियों में से उछल पड़ा। वो उसी तरह दिल थामे थामे लड़खड़ाया और कालीन पर बेजान होकर गिर पड़ा। अंबर ने तलवार नया में डाली और शहजादी से कहा, हो सकता है इसकी आवाज किसी नौकर ने सुन ली हो, जरा देर इंतजार करें। और ऐसा ही हुआ। बगली कमरे के बरामदे में से गुजरते हुए एक सिख पहरेदार ने अपने मालिक की आवाज सुन ली थी। वो नेजा ताने छलांग लगाकर कमरे में आ गया। अंबर पर्दे के साथ ही खड़ा था। उसने टांग आगे कर दी। सिख पहरेदार नेजे समेत मुंह के बल गिर पड़ा। अंबर ने उसी का नेजा छीनकर उसकी पीठ में घोंप दिया। यहां से भाग चले आए। अंबर अपने साथ शहजादी ज़ेबुन्निसा को लेकर दूसरी मंजिल के बरामदे में आ गया। वहां अंधेरा था। सीढ़ियां उतरकर वो नीचे वाले बरामदे में आ गए। यहां भी अंधेरा था। बाग में सिखों की जो लाशें पड़ी थी उसकी अभी तक किसी को खबर नहीं हुई थी। अब यहां से फरार होना जरा मुश्किल काम था, क्योंकि हवेली के इर्द गिर्द बाग में पहरा लगा था। दरवाजे पर भी सिख सिपाही बैठे पहरा दे रहे थे। अंबर ने सोचा कि उसी दरख्त की टहनी की मदद से बाहर निकलना चाहिए। वो शहजादी को लेकर बाग की दीवार के पास आ गया। दरख्त की टहनी नीचे झुकी हुई थी। अंबर ने उसे और नीचे खींच लिया और शहजादी से कहा, इसे पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश करें। शहजादी ज़ेबुन्निसा को मौत के खौफ ने बहादुर बना दिया था। उसने उछलकर दरख्त की टहनी को थामा और फिर अंबर की मदद से दरख्त पर चढ़ गई और दीवार की दूसरी तरफ उतर गई। उसके साथ ही अंबर भी दूसरी तरफ आ गया। रात काफी गुजर चुकी थी। आसमान सितारों से रोशन था। चारों तरफ खामोशी थी। अंबर ने शहजादी को साथ लिया और मकबरा जहांगीर की बस्ती की तरफ चल पड़ा। एक बाग में से गुजरते हुए उन्हें दरख्त के साथ घोड़ा बंधा दिखाई दिया। अंबर ने शहजादी को घोड़े पर बिठाया और खुद उसकी बाग थाम कर साथ हो लिया। बस्ती दूर से अंधेरे में डूबी दिखाई दे रही थी। सिर्फ एक मकान के बाहर दिया चल रहा था, जिसकी रोशनी टिमटिमा रही थी। बस्ती की गलियां सुनसान थीं। अंबर ने बस्ती के बाहर इसे घोड़े को वापस दौड़ा दिया था ताकि वह अपने बाग में मालिक के पास पहुंच जाए। रहमान बाबा ने आहिस्ता से ड्योढ़ी के दरवाजे के पीछे से पूछा, कौन है? मैं हूं बाबा। शहजादी ज़ेबुन्निसा की आवाज सुनकर रहमान बाबा ने खुदा का शुक्र अदा करते हुए दरवाजा खोल दिया। वो तेजी से एक कोठली में आ गए। अंबर ने दरवाजा बंद कर दिया। रहमान बाबा ने शहजादी के सर पर हाथ रखकर कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि शहजादी वापस मिल गई, नहीं तो हशर के दिन बादशाह सलामत को क्या जवाब देता। अंबर ने कहा, बाबा इस वक्त यहाँ खतरा ही खतरा है। फिर उसने सारी राम कहानी उसे सुना डाली और बताया कि इस वक्त यहाँ से चंद कोस के फासले पर सिख जागीरदार की हवेली में और उसके बाग में कितनी ही लाशें पड़ी हैं। सुबह हुई तो सबको पता चल जाएगा और सिख फौजी हमारी तलाश में यहाँ पहुंच जाएंगे। इस सूबे का राजा इसी बहाने तुम दोनों को फांसी चढ़ा देगा। शहजादी ने कहा, हमें यहाँ से फौरन फरार हो जाना चाहिए। मगर आप लोग कहाँ जाएंगे? अंबर ने सवाल किया। इसके जवाब में रहमान बाबा ने उसे समझाया कि वो फरार होकर समरकंद पहुंचना चाहते हैं, जो शहजादी के अबाउजदाद का असल वतन है। ये बात अंबर को पसंद आई।
क्योंकि सिर्फ समरकंद या ईरान पहुंचकर ही शहजादी और शाही हार महफूज हो सकता था। लेकिन सवाल ये था कि यहाँ से फरार होकर किस तरफ जाया जाए। अंबर ने कहा, यह बाद में सोचेंगे, पहले यहाँ से निकलना ज़रूरी है। रहमान बाबा बोला, तो फिर हमें रात के अंधेरे से फ़ायदा उठाना चाहिए। यही मैं भी चाहता हूँ, अंबर ने कहा। अफसोस मैंने घोड़े को वापस भगा दिया। शहजादी हमारे साथ ज़्यादा दूर तक पैदल न जा सकेगी। शहजादी ने कहा, मैं आज़ादी और ज़िंदगी की खातिर बड़ी से बड़ी तकलीफ़ उठा सकती हूँ, आप मेरा फिक्र न करें। तो फिर तैयार हो जाएं, रहमान बाबा ने कहा। हम तैयार हैं, तो फिर मेरे साथ आएं, अंबर बोला। अंबर ने उन दोनों को साथ लिया और मकान के पिछले दरवाजे से निकलकर रात के अंधेरे में बस्ती के खेतों में आ गए। रात का पिछला पहर था। सितारों से भरा हुआ आसमान बड़ा रोशन था। चूंकि उस जमाने में ना तो कारखाने होते थे और ना रेलवे इंजन, इसलिए आसमान पर धुआं बिल्कुल नहीं फैलता था और रात को सितारे बड़े चमका करते थे। उनकी रोशनी में खेत दूर तक फैले नजर आ रहे थे। ये लोग रातों रात दरियाई चनाब पार करके जेहलम की पहाड़ियों की जानिब निकल जाना चाहते थे, ताकि वहां किसी पहाड़ी गार में आराम करके आगे जाने की स्कीम तैयार कर सकें। शहजादी ज़ेबुन्निसा को यह इल्म हो चुका था कि अंबर के पास जादू की कोई गैर मामूली ताकत है, जिसकी वजह से उस पर खंजर, तलवार और नेज़े का कुछ असर नहीं होता। वो इस जादू के बारे में अंबर से कुछ सवाल करना चाहती थी, मगर किसी सुकून की जगह पहुंचने के बाद। अभी तो उसे अपनी जान की फिक्र पड़ी थी, फिर भी उसे अंबर की जादूगरी पर बड़ा भरोसा था कि उन दोनों की हिफाजत कर सकता है। सितारों की धीमी धीमी रोशनी में वो तीनों बस्ती से दूर निकल आए। अब वो कलकत्ते से पेशावर तक जाती शेर शाह सूरी की बनाई हुई शहराए आजम से जरा हटकर, मगर उसके साथ साथ ही आगे बढ़ रहे थे। खेतों की पगडंडियों पर चलते चलते शहजादी थक गई थी। उसे पैदल चलने की आदत नहीं थी, फिर भी ये ख्याल उसे हौसला दे रहा था कि वो अपनी इज्जत और जिंदगी की खातिर ये कुर्बानी दे रही है। रहमान बाबा ने जरा फासले पर शेर शाह सूरी की बड़ी सड़क के किनारे उगे दरख्तों के झुंड देखे तो कहा, हमारे लिए वो सड़क खतरनाक साबित हो सकती है, वहां हमारे पकड़े जाने का खतरा है। अंबर बोला, इसलिए मैं उसके साथ साथ चल रहा हूं, मगर उस तरफ का रुख नहीं करूंगा। शहजादी ने कहा, सवाल यह है कि क्या हम दरियाए चनाब तक यूं ही पैदल चलते चलते जाएंगे। अंबर बोला, दिन चढ़ने से पहले पहले हम कोशिश करेंगे कि कहीं से घोड़े मिल जाएं। अगर ऐसा ना हो सका तो फिर हम जंगल में जाकर किसी जगह आराम करेंगे और जब रात होगी तो घोड़ों का बंदोबस्त करेंगे। रहमान बाबा ने कहा, सड़क पर जो सड़कें पड़ती हैं वहां से हम घोड़े खरीद लेते हैं। मेरे पास सोने के कुछ सिक्के महफूज पड़े हैं। अंबर ने कहा, यहाँ के सिख सिपाही जो घोड़े लिए फिरते हैं वो भी हम मुसलमानों के ही हैं, हम उनसे हथियाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह बातें करते वो काफी दूर आगे निकल गए। बड़ी सड़क पर जब भी कोई सराय आती तो उन्हें दूर से उसके बाहर जलती मशल की रोशनी दिखाई देती। रहमान बाबा ने पानी से भरी हुई छागल और सत्तू साथ रख लिए थे। शहजादी ने 2-3 मरतबा पानी पिया, जरा की जरा आराम किया और दोबारा सफर शुरू कर दिया। अभी दिन नहीं निकला था कि अंबर को घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। अंबर ने कहा, आवाज सड़क की तरफ से आ रही है, मेरा ख्याल है कोई सौदागर घोड़े बेचने दूसरे सूबे में जा रहा है। आप लोग इसी जगह ठहर कर मेरा इंतजार करें। वो जाने के लिए मुड़ा तो शहजादी ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो। अंबर ने जाते जाते कहा, घोड़ों का इंतजाम करने। अंबर रात की दम तोड़ती तारीकी में गुम हो गया। रहमान बाबा और शहजादी एक जगह दरख्तों और झाड़ियों की एक ओट में होकर बैठ गए। अंबर खेत में से होकर शाहराए आजम पर आ गया। ऊंचे ऊंचे घने दरख्तों के साए में बड़ी सड़क खामोश थी। ये पत्थर और ईंटों को साथ साथ जोड़कर बनाई गई थी। हर 5 कोस के फासले पर कुआं और सराय मिलती थी, जहां बैठकर मुसाफिर आराम करते थे और फिर ताज़ा दम होकर आगे सफर करते थे। ये भी एक छोटी सी सराय थी जिसका दरवाज़ा बंद था और अंदर सिख सिपाही शोर मचा रहे थे। सराय के दरवाजे पर मशल जल रही थी जो बुझने के करीब थी। एक सिख सिपाही बैठा पहरा दे रहा था। अंबर ऊपर से होकर सराय के पीछे आ गया। वो दबे पांव चलता हुआ पहरेदार के करीब आकर रुक गया। पास ही 6-7 घोड़े खड़े थे। उनके आगे चारा डाल दिया गया था जिसे वो मजे ले लेकर खा रहे थे। अंबर के पैर से एक पत्थर टकराकर लुढ़क गया। आहट पर सिख पहरेदार उठकर अंबर की तरफ आया। अंबर दीवार की ओट में हो गया। उसके हाथ में नेजा था, कमर के साथ तलवार लटक रही थी और बड़ी सी पगड़ी के साथ चक्कर बंधे हुए थे। जब ये सिख सिपाही अंबर के बिल्कुल करीब से गुजरा तो अंबर ने पीछे से उसके सर पर एक हाथ मारा। वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अंबर जल्दी से घोड़ों के पास आया। उसे एक ही डर था कि कहीं घोड़े आवाज ना पैदा कर दें। इस ख्याल से अंबर ने करीब आकर घोड़ों को प्यार किया, जरा सा पिचकारा, फिर बड़े आराम से 3 घोड़े खोले और उन्हें लेकर खेतों की तरफ चल पड़ा। घोड़े बड़े शरीफ थे, किसी ने जरा सा भी एतराज ना किया। शायद वो भी सिखों के पास रह रहकर तंग आ चुके थे। रहमान बाबा और शहजादी ने दूर से 3 घोड़ों को आते देखा तो झाड़ियों से बाहर आ गए। अंबर ने करीब आकर कहा, इन पर सवार होकर यहां से जितनी जल्दी हो सके निकल चलें।
तीनों घोड़े सरपट दौड़े जा रहे थे। अभी पो फटने ही वाली थी कि उन्होंने दूर से दरियाए चनाब के पुल वाली चौकी को देखा, जहां एक मशल जल रही थी। उस चौकी पर हर शख्स की पड़ताल होती थी। उस जमाने में टेलीफोन या वायरलेस तो था नहीं कि उस चौकी वालों को शहजादी के फरार की खबर मिल गई होती। फिर भी पड़ताल करने पर वहां के सिपाहियों को शक पड़ सकता था। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल हम किसी दूसरी जगह से दरिया पार करते हैं। रहमान बाबा कहने लगा, मेरा ख्याल है सिवाय इस कश्तियों के पुल के दरिया पर कोई दूसरा पुल नहीं है। अंबर ने कहा, इस पुल की चौकी पर तो शहजादी को पहचान लिया जाएगा। रहमान बाबा ने कहा, हम कोशिश करते हैं कि सिपाहियों को जुल देकर निकल जाएं। आओ मेरे साथ। शहजादी ने कहा, अंबर क्या तुम्हारा जादू हमें यहाँ से नहीं निकाल सकता? रहमान बाबा ने पूछा, कौन सा जादू? फिर शहजादी ने बाबा को बताया कि अंबर बहुत बड़ा जादूगर भी है, उस पर तलवार, नेजा और खंजर कोई असर नहीं करता। रहमान बाबा ने अंबर से पूछा, क्या शहजादी साहबा सच कह रही हैं अंबर बेटा? अंबर ने जवाब में कहा, किसी हद तक सच कह रही हैं, मगर मेरा जादू कभी कभी चलता है और फिर मैं अपने आप को तो जादू के जोर से बचा सकता हूँ, किसी दूसरे को नहीं बचा सकता। रहमान बाबा मुस्कुराया, चलो कोई बात नहीं, हमारा बचाने वाला खुदा जो है, जादू हमारे दीन में हराम है। और वो तीनों दरिया की चौकी पर आ गए जो पुल के पास ही बनी हुई थी। सुबह की हल्की हल्की रोशनी अब फैलने लगी थी और दरिया का पाट साफ दिखाई दे रहा था। हवा चल रही थी। कश्तियों के पुल पर से चंद भैंसें अपने गवाले के साथ गुजर रही थी। चौकी के बाहर 2 सिख सिपाही पहरा दे रहे थे। उन्होंने पुराने जमाने की लंबी लंबी संगीनों वाली तोड़ेदार बंदूकें कंधों पर लगा रखी थी। चौकी के अंदर एक हिंदू मुंशी पेचदार मुगलिया तर्ज की पगड़ी बांधे बैठा सामने जर्द कागजों का दस्ता रखे काम कर रहा था। अंबर ने सोचा कि उन लोगों को अगर बता दिया जाए कि 100 साल बाद इस जगह एक शानदार रेलवे पुल तामीर होगा और उसके ऊपर से 60 मील फी घंटा की रफ्तार से डीजल रेल कार गुजरा करेगी, तो उन्हें हरगिज यकीन नहीं आएगा। रहमान बाबा कोठली में चला गया। अंबर शहजादी के पास खड़ा रहा। रहमान बाबा ने हिंदू मुंशी को जाकर बताया कि वो अपनी बेटी और बेटे के साथ जेहलम घोड़े खरीदने जा रहा है और वो घोड़ों का सौदागर है। मुंशी ने चिराग की रोशनी में बड़े गौर से रहमान बाबा को देखा, 2-4 सवाल किए और फिर कहा, जाओ। दरिया पर से गुजरते हुए अंबर ने रहमान बाबा से कहा, अगर उन लोगों के पास टेलीफोन होता तो तुम उस जगह फौरन गिरफ्तार कर लिए जाते। टेलीफोन, वो क्या होता है? शहजादी ने पूछा। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, यह आपकी समझ में नहीं आएगा। रहमान बाबा ने कहा, फिर भी कुछ बताओ तो सही। अंबर ने उन्हें बताया कि टेलीफोन क्या होता है, टेलीविजन क्या होता है, एटम बम क्या होता है और कंप्यूटर क्या होता है। रहमान बाबा और शहजादी उसकी बातें यूं सुन रहे थे जैसे वो कोई अनोखी कहानी सुना रहा। शहजादी ने कहा, तुम्हें इन सारी चीज़ों की कैसे खबर हो गई? अंबर बोला, मैं 100 साल बाद की दुनिया से आ रहा हूँ। रहमान बाबा हंस पड़ा। अंबर बेटा, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे गुमान होने लगा है कि शायद तुम्हारे दिमाग में ज़रा सा खलल पड़ गया है। शहजादी ने कहा, यह तो किसी दूसरे सैयारे की बातें लगती हैं। अंबर बोला, नहीं शहजादी साहबा, ये इसी सैयारे, इसी ज़मीन की बातें हैं। 100 साल बाद ज़मीन ये वाली बेहद तरक्की कर चुकी होगी, बल्कि तरक्की कर चुकी है। मैं 100 साल पीछे आ गया हूँ, मगर आप लोग 100 साल आगे नहीं जा सकते। उसके लिए 100 साल गुजारने होंगे जो आप नहीं कर सकेंगे। दोनों अंबर की बातें मुंह खुले सुन रहे थे। वो मुंह से कुछ नहीं कह रहे थे और दिमाग दोनों के यही सोच रहे थे कि अंबर शायद ज्यादा सफर की वजह से पागल हो गया है। रहमान बाबा ने दिल में तय कर लिया कि दरिया पार करके अंबर को आराम करने का मशवरा दिया जाएगा। अंबर खामोश हो गया। उसके पास ये साबित करने के लिए कि वो 100 साल बाद के ज़माने से आया है कोई सबूत नहीं था। उसका टेप रिकॉर्डर, पिस्तौल, कैलकुलेटर और सिगरेट लाइटर सब कुछ ज़ाया हो चुका था। दरिया का पुल उन्होंने पार कर लिया। अब दिन निकल आया था। सामने जेहलम की पहाड़ियाँ थी। ये आज से बहुत पहले की पहाड़ियाँ थी और अंबर ने देखा कि कुछ ज़्यादा ही खुश्क और बंजर नजर आ रही थी। वो बड़ी पथरीली सड़क पर घोड़े दौड़ाए चले गए। आगे एक और सराय आ गई। यहाँ उन्होंने आराम किया, गुस्ल किया, कुछ नाश्ता किया और ताज़ा दम होकर दोबारा सफ़र पर रवाना हो गए। रहमान बाबा, शहजादी ज़ेबुन्निसा और अंबर इसी तरह सफ़र करते रहे। उन्हें 3 दिन गुजर गए। जेहलम की पहाड़ियों में उन्होंने 2 रोज़ क़याम किया और फिर सफ़र पर चल पड़े। इसी तरह सफ़र करते करते वो पेशावर की सरहद पर पहुंच गए। यहाँ अंग्रेज़ों ने एक ज़बरदस्त किला बना रखा था। उस जगह शहजादी और रहमान बाबा के फरार की इतला तेज़ रफ्तार घोड़सवारों की वजह से पहुंच चुकी थी और सरहद पार करने वाले एक एक मुसाफिर की पूरी तरह से जांच पड़ताल की जा रही थी। अंबर ने दूरी से खतरे की बो सूंघ ली। उसने घोड़े यहाँ फरोख्त कर दिए और कारवां सराय में जाकर उतर गया। रहमान बाबा और शहजादी को उसने खतरे से आगाह कर दिया कि यहाँ उनके फरार की यकीनन इतला पहुंच चुकी है। फिर क्या करें? रहमान बाबा ने कहा। शहजादी कहने लगी, क्यों ना हम पहाड़ियों की तरफ से सरहद पार करके काबुल पहुंच जाएं। अंबर ने कहा, उधर भी अंग्रेजी और सिख फौज गश्त करती रहती है, आप लोगों की जिंदगी को खतरा होगा। फिर तुम्हारा क्या ख्याल है? बाबा ने पूछा। अंबर बोला, मेरा तो ख्याल है हमें इसी तरह पड़े नहीं रहना चाहिए।
भेस बदलकर सरहद की चौकी से गुजरने की कोशिश करनी चाहिए। ये ख्याल सबको पसंद आया। दूसरे रोज रहमान बाबा और शहजादी ने फकीरों जैसा भेस बदला, गले में मनके डाले और सरहद के दरवाजे पर जा पहुंचे। उन दिनों सरहदों पर इतनी ज्यादा चेकिंग नहीं हुआ करती थी, लेकिन अगर कोई मफरूर कैदी या मुजरिम मुल्क से भाग रहा हो तो सरहदों पर जांच पड़ताल सख्त हो जाती थी। पासपोर्ट तो उस जमाने में कोई नहीं होता था, ना ही वीज़ा लेना पड़ता था। अंबर दूर खड़ा उन दोनों को सरहद के दरवाजे पर खड़े देख रहा था। अंग्रेज़ों को भी उनके जासूसों ने पूरी खबर कर दी थी। रहमान बाबा और शहजादी आज सरहद पार करने की कोशिश करेंगे। अंग्रेज़ कप्तान के साथ साथ एक सिख सिपाही भी खड़ा था। उन्होंने बड़े गौर से रहमान बाबा और शहजादी की तरफ देखा। शहजादी नहीं चाहती थी कि वह फ़कीरों का भेस बदले, मगर उसे उन लोगों ने मजबूर करके फ़कीरनी बना दिया था। फिर भी उसकी नीली आंखों में वही वजाहत और शाही ख़ानदान की कशिश थी। मकार तजर्बाकार अंग्रेज़ कप्तान ने एक ही नज़र में उसे पहचान लिया। अंबर ने नौलखा हार अपने पास लेकर रख लिया था। उसने देखा कि अंग्रेज़ कप्तान ने सिपाही को इशारा किया। सिख सिपाही ने आगे बढ़कर शहजादी और रहमान बाबा को गिरफ्तार कर लिया और उन दोनों को पकड़कर किले के अंदर ले गए। अंबर एकदम परेशान हो गया कि उन्होंने क्या सोचा था और क्या हो गया है। नौलखा हार अंबर ने रहमान बाबा से लेकर अपनी कमर के गिर्द लपेट रखा था। अब उसे शहजादी की फिक्र हुई, क्योंकि अंग्रेज़ तो उसे फौरन वापस लाहौर पहुंचा देंगे और शाही किले में ले जाकर कैद में डाल देंगे, जहां से वो सारी जिंदगी रिहा ना हो सकेगी। शाम तक अंबर यही सोचता रहा कि किले के अंदर किस तरह से और किस तरफ से दाखिल हो। उसे यही खतरा था कि उसकी वजह से शहजादी को और रहमान बाबा को भी नुकसान न पहुंचाए। वो उन्हें फरार होता देखकर अंग्रेज़ या सिख सिपाहियों ने गोली मारकर हलाक भी कर सकते थे। शाम को किले का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। अब सिर्फ एक छोटी सी खिड़की खुली थी, जिसमें से बहुत रात के वक्त कोई आ जा सकता था। अंबर कारवां सराय से निकलकर बाहर दरख्तों के नीचे आकर घास पर बैठ गया। दो एक जगहों पर शम्में जल रही थी, जिनकी रोशनी में कुछ मुसाफिर बैठे खाना वगैरह पकाने की तैयारियां कर रहे थे। अंबर को अचानक महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके करीब आकर गहरा सांस लिया है। अंबर एकदम चौंक पड़ा। मारिया, क्या ये तुम हो? अंबर को किसी औरत की हंसी की आवाज़ आई। अंबर को अपनी प्यारी बहन मारिया की हंसी की आवाज़ पहचानने में ज़रा देर न लगी। मारिया ने उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। अंबर मारिया का हाथ तो देख नहीं सकता था, मगर उसके हाथ की गरमाइश को फौरन पहचान गया। मारिया, मेरी बहन, तुम आ गई? हाँ अंबर भाई। मारिया अंबर की बहन थी। जैसा कि आप मौत के ताक़ुब की सीरीज़ में सुन चुके हैं, मारिया में ये खूबी थी कि वह लोगों को देख सकती थी, मगर खुद किसी को नज़र नहीं आती थी। वो एक अरसे से मारिया अंबर से बिछड़ गई थी। उसने कहा था कि वो वक्त आने पर उसे ज़रूर मिलेगी। अंबर ने कहा, खुदा का शुक्र है कि तुमसे मुलाकात हो गई। मारिया ने पूछा, नाग कहाँ है? क्या वो भी मिला कि नहीं? अंबर ने कहा, हाँ नाग भी मिल गया है। वो इस वक्त मेरा ख्याल है कि सलोमी को लेकर उसके माँ बाप की तरफ जा रहा होगा। मारिया ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंबर ने मारिया को शुरू से लेकर आखिर तक मारिया को सारे वाक़यात एक एक करके सुनाए। मारिया उसे दिखाई तो नहीं दे रही थी, लेकिन उसे मालूम था कि उसके करीब ही बैठी उसकी बातें बड़े गौर से सुन रही है। अंबर आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था ताकि कोई दूसरा उसे देखकर ये ना सोचे कि ये कोई पागल है, क्या कि अकेला बैठा अपने आप से बातें कर रहा है। और आखिर ऐसा ही हुआ। एक नौजवान लड़का देख रहा था कि अंबर अकेला बैठा अपने आप से बातें कर रहा है। वो बड़ा हैरान हुआ कि शख्स किसके साथ गुफ्तगू कर रहा है, जबकि उसके पास तो कोई भी नहीं बैठा। वो अंबर के करीब आ गया और हंसकर बोला, माफ़ कीजिए, आपको अपने आप से बातें करने की आदत है क्या? मारिया मुस्कुराने लगी। अंबर ने ज़रा सा खांस कर कहा, मैं अपनी बहन से बातें कर रहा हूँ। नौजवान ने हैरान होकर कहा, कहाँ है आपकी बहन? मुझे तो यहाँ आपके सिवाय कोई नज़र नहीं आता। अंबर ने कहा, आप मेरी बहन से मिलेंगे? वो नौजवान हंसने लगा। समझ गया कि ये शख्स कोई पागल है। चलो इसकी हाँ में हाँ मिला लेते हैं, ज़रा खुश हो जाएगा। नौजवान ने अंबर से हंसते हुए कहा, चलो भाई मिला दो। अंबर ने कहा, अपना हाथ मुझे दो। उस नौजवान ने अपना हाथ बढ़ाकर अंबर के हाथ में दे दिया। अंबर ने चुपके से वो हाथ मारिया की तरफ बढ़ाकर कहा, बहन इस शख्स से हाथ मिलाओ। मारिया ने आगे होकर नौजवान का हाथ थाम लिया। जब उस नौजवान ने अपने हाथ में एक ऐसी औरत का हाथ महसूस किया जैसे वो देख नहीं रहा था, तो दहशत से उसे पसीना आ गया। उस पर सितम ये हुआ कि मारिया ने आहिस्ता से उसका हाथ दबाकर कहा, क्या हाल है भाईजान? मारिया की आवाज़ सुनकर उस नौजवान ने एक चीख मारी और भूत भूत कहता वहां से ऐसा भागा कि पीछे पलट कर भी न देखा। मारिया और अंबर हंसने लगे। अंबर ने मारिया से कहा, अब तुम्हें किले के अंदर जाकर शहजादी ज़ेबुन्निसा और रहमान बाबा को वहां से निकालना है। ये काम अगरचे मुश्किल है, मगर मैं जानता हूं कि सिवाय तुम्हारे और कोई ये काम नहीं कर सकता। मारिया बोली, तुम ऐसा करो कि इस कारवां सराय से हटकर कोई एक फरलांग के फासले पर एक पुरानी कोठली खेत में है, तुम वहां जाकर मेरा इंतजार करो। जब तक मैं ना आऊं तुम वहां से मत जाना। तुम कब तक वापस आ सकोगी, ये किले के अंदर के हालात देखकर ही अंदाजा हो सकेगा। बाला तुम मुझे जानते हो और मेरे कारनामों से भी वाकिफ हो।
मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगी, मैं जा रही हूँ। मारिया को हर बार जाते हुए कहना पड़ता था, क्योंकि अंबर मारिया को जाते या आते हुए देख नहीं सकता था। वो तो किसी को भी नजर नहीं आ सकती थी। मारिया के जाते ही अंबर कारवांसराय के पीछे से होकर खेतों में मारिया की बताई हुई कोठली की तरफ चल दिया। ये एक खेत में कच्ची सी कोठली थी, जहां दिन में शायद गवाले लोग आकर बैठा करते थे। वहां अंधेरा था। अंबर कोठली के बाहर एक जगह बैठ गया। मारिया चूंकि गैबी औरत थी, इसलिए बड़ी आसानी से किले के अंदर दाखिल हो सकती थी। उसे कोई नहीं देख सकता था। बस वो बड़े आराम से किले के दरवाजे पर पहुंच गई। किले का बड़ा दरवाजा तो बंद था। हाँ, उसकी एक ही खिड़की थी, जिसके अंदर की जानिब एक सिख सिपाही बैठा पहरा दे रहा था, और जब कोई अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाता तो वो खिड़की बंद कर देता था। जब मारिया वहां पहुंची तो खिड़की बंद थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर बैठे हुए पहरेदार ने खिड़की खोलकर पूछा, कौन है? फिर उसने बाहर झांक कर देखा, वहां कोई भी नहीं था। लेकिन इस दौरान में मारिया बड़े आराम से खिड़की में से अंदर दाखिल हो चुकी थी। किले के अंदर एक लंबी ड्योढ़ी थी, जहां दोनों जानिब चबूतरों पर शम्में रोशन थी। आगे गोल मैदान था, जिसके तीनों तरफ बरामदा था और कोठलियां बनी हुई थी। उन कोठलियों में दो एक जगहों पर रोशनी हो रही थी। मारिया ने बरामदे का चक्कर लगाया और हर कोठली में झांक कर देखा। वहां सिवाय अंग्रेज या सिख सिपाहियों के और कोई नहीं था। अंबर ने मारिया को शहजादी और रहमान बाबा का पूरा पूरा हुलिया बता रखा था। मारिया ने सोचा कि शहजादी को अंग्रेजों ने या तो किले के किसी बुर्ज में और या फिर किसी तहखाने में कैद कर रखा होगा। सबसे पहले मारिया ऊपर एक बुर्ज में गई। वो खाली था। किले के 4 बुर्ज थे, चारों ही खाली थे और वहां पहरेदार बैठे पहरा दे रहे थे। अब मारिया तहखाने को जाने का रास्ता तलाश करने लगी। उसे ये रास्ता भी कहीं दिखाई न दिया। वो बरामदे के सतून के पास खड़ी थी कि एक सिख सिपाही उनके करीब से गुजरा। उसके हाथ में टीन का एक डब्बा था, जिसके अंदर शायद खिचड़ी पड़ी थी। मारिया ने सोचा कि ये उसका अपना रात का खाना होगा, मगर एक कोठली का दरवाजा खुला तो एक अंग्रेज अफसर बाहर निकला। उसे देखकर सिख सिपाही ने सैल्यूट किया। अंग्रेज अफसर ने कहा, खाना ले आए कैदियों का? यस सर, आओ मेरे साथ। मारिया समझ गई कि ये लोग जिन कैदियों का खाना लेकर जा रहे हैं वो जरूर शहजादी ज़ेबुन्निसा और रहमान बाबा ही हैं। मारिया उनके पीछे पीछे चल दी। बरामदे में से गुजरकर ये दोनों फौजी एक गोल कमरे में दाखिल हो गए। यहाँ एक चक्करदार पथरीला जीना था जो नीचे जाता था। सिपाही शम्मा रोशन करके आगे हो गया। उसकी रोशनी में मारिया भी उनके साथ ही नीचे उतरने लगी। काफी नीचे जाकर एक तंग सी नीची छत वाला तहखाना आ गया, जिसमें एक चिराग टिमटिमा रहा था। उस चिराग की रोशनी में मारिया ने देखा कि सामने दीवार के साथ खुश्क घास पर एक बूढ़ा और एक नौजवान लड़की गमजदा होकर बैठी है। उसका लिबास भिखारियों जैसा है, चेहरे पर परेशानी है। अंग्रेज अफसर ने सिख से कहा, इन्हें खाना दे दो। सिख सिपाही ने खिचड़ी का डिब्बा उनके आगे रख दिया। कोने में मिट्टी का एक मटका भी पड़ा था। रहमान बाबा और शहजादी ने खिचड़ी को हाथ भी न लगाया। अंग्रेज अफसर ने कहा, हमारे जासूस ने हमें खबर दी है कि तुम लोगों के पास एक कीमती हार है जो बादशाह की आखिरी निशानी है। वो हार हमारे वाले कर दो, या हमें बताओ कि वो हार तुम लोगों ने कहाँ छुपा रखा है। अगर तुमने मक्कारी से काम लिया और हार हमारे हवाले ना किया तो दोनों को तोप के आगे बांध कर उड़ा दिया जाएगा। मैं तुम्हें आज रात की मोहलत देता हूँ, कल सुबह फिर आऊंगा। अगर तुमने हार का सुराग बता दिया तो तुम्हें वापस लाहौर भिजवा दूंगा, अगर ना बताया तो इसी किले में तोप दम कर दिया जाएगा। उसके बाद अंग्रेज अफसर सिख सिपाही के साथ वापस चला गया। शहजादी अपना सर बाहों में छुपाकर सिसकियां भरने लगी। रहमान बाबा ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, खुदा की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। जिंदगी मौत तो उसी के इख्तियार में है। शहजादी ने दुपट्टे से आंखें पोंछते हुए कहा, ऐसा लगता है ये रात हमारी आखिरी रात है। खुदा मालूम अंबर क्या सोच रहा है। क्या वो हमारी कोई मदद नहीं कर सकता? उसके पास तो जादू के मंत्र भी हैं। रहमान बाबा कहने लगा, वो बेचारा क्या कर सकता है। खुदा का शुक्र है कि शाही हार उसके पास रह गया। कम से कम वो नौजवान उसे वापस बादशाह सलामत के पास तो पहुंचा देगा। अगर मेरे पास होता तो अंग्रेज उसे छीन चुके होते और यूं हम मौलिया खानदान की आखिरी निशानी से भी महरूम हो जाते। मारिया ने देखा कि शहजादी और रहमान बाबा के पांव के साथ लोहे की जंजीर बंधी थी। मारिया ने सोचा कि वो उनके सामने अपना आप किस तरह जाहिर करे, कहीं वो डर ही ना जाए। फिर उसे ख्याल आया कि ये शाही खानदान के लोग हैं, ये यूं ही नहीं घबरा जाया करते। ठीक उसी वक्त ताक में रखे हुए तेल के दिए की लौ फड़फड़ाने लगी। शहजादी ने कहा, बाबा, दिए को बुझने ना दे, इसकी लौ ऊंची कर दे। रहमान बाबा अभी उठ ही रहा था कि मारिया ने आगे बढ़कर उंगली से दिए की लौ को ऊंचा कर दिया। कोठली में रोशनी ज्यादा हो गई। शहजादी और रहमान बाबा दिए की बड़ी हुई लौ को देखते के देखते रह गए। ये अपने आप कैसे ऊंची होगी बाबा? शहजादी ने हैरानी से पूछा। रहमान बाबा ने कहा, बेटी, दिए की लौ कभी कभी अपने आप भी ऊंची हो जाया करती है। इस पर मारिया ने कहा, इसे मैंने ऊंचा किया था। मारिया की आवाज सुनकर दोनों को एक झटका सा लगा और वो दोनों अपनी अपनी जगहों पर बैठे बैठे खौफ से उछल पड़े और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। शहजादी तो सहम कर रहमान बाबा के साथ लग गई। ये किसकी आवाज थी बाबा? रहमान बाबा ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। घबराओ नहीं बेटा, कोई जिन भूत लगता है। मैं अल्लाह के कलाम का विर्द कर रहा हूँ, अभी बला दूर हो जाएगी। मारिया ने कहा, इसमें कोई शुबा नहीं कि अल्लाह के कलाम में बड़ा असर है।
मगर बाबा, मैं जिन भूत या कोई चुड़ैल नहीं हूँ। रहमान बाबा खामोश था, शहजादी भी खामोश थी। रहमान बाबा बराबर पढ़ पढ़कर दम फूके जा रहा था। मारिया ने कहा, बाबा मेरा नाम मारिया है और मुझे मेरे भाई अंबर ने आपके पास भेजा है। अंबर ने भेजा है? रहमान बाबा ने उछलकर कहा। कहाँ है वो? किस हाल में है? कहीं वो भी तो अंग्रेजों के कब्जे में नहीं आ गया? मारिया ने कहा, नहीं, वो खैरियत से और आपका इंतजार कर रहा है। मैं आपको यहाँ से निकालने आई हूँ। अब शहजादी ने भी डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? मारिया ने मुस्कुराकर कहा, यह बड़ी लंबी कहानी है कि मैं कौन हूँ और गायब क्यों हूँ। आप लोगों को या अंबर को या दुनिया के किसी भी इंसान को दिखाई क्यों नहीं देती? इस वक्त आप लोगों के लिए इतना जानना ही बहुत है कि मैं भी आप ही की तरह एक इंसान हूँ, एक औरत हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि एक खास मंत्र फूंकने की वजह से मैं गायब हो गई हूँ। मैं तो तुम लोगों को देख सकती हूँ मगर लोग मुझे नहीं देख सकते। मेरा नाम मारिया है। रहमान बाबा ने कहा, मगर बेटी मारिया, तुम हमें यहाँ से कैसे निकालोगी? ऊपर तो कदम कदम पर पहरा लगा है। मारिया ने कहा, ये आप मुझ पर छोड़ दें, मैं ऊपर के हालात मालूम करके आती हूँ, मैं जाती हूँ। ये मारिया को अंबर और नाग से आदत पड़ी थी। वो जाते हुए हमेशा ये कहकर जाती थी कि मैं जाती हूँ, ताकि उन्हें पता चल जाए, क्योंकि देख तो वो उसे सकते नहीं थे। मारिया ने ऊपर जाकर सारे हालात का जायजा लिया। वहां पहरा बड़ा सख्त था। उन लोगों को किले से निकाल कर ले जाना खासा मुश्किल काम था, लेकिन मारिया ने फैसला कर लिया था कि वो हर हालत में आज रात उन्हें वहां से निकाल कर ले जाएगी, क्योंकि हो सकता था वो पागल अंग्रेज अफसर कल उन दोनों को तोप के आगे बांध कर उड़ा दे। किले की ड्योढ़ी में पूरी गार्ड पहरा दे रही थी। यहाँ से निकलना मुश्किल था। शहजादी और रहमान बाबा फौरन पकड़े जाते। आखिर मारिया ने यही सोचा कि उन दोनों को किले की फसील से नीचे उतारा जाए। सबसे पहले तो उसने रस्सा तलाश किया। ये मजबूत रस्सी उसे एक कोठरी में पड़ी मिल गई। मारिया रस्सी लेकर ऊपर किले की फसील पर आ गई। उसने एक बुर्जी के साथ रस्सी को मजबूती से बांधा और उसे बाहर की जानिब फेंक दिया। ये फसील काफी ऊंची थी और नीचे एक खाई थी जिसमें पानी नहीं था। खुश्क झाड़ियां उगी हुई थी। इस काम से फारिग होकर नीचे आ गई। अब उसे शहजादी का रास्ता साफ करना था। रास्ते में वो बरामदा आता था, फिर वो दरवाजा जिस पर वो सिपाही पहरा दे रहे थे। उसे ये भी ख्याल था कि शोर बिल्कुल ना हो, क्योंकि शोर मच गया तो किले की सारी फौज वहां आ जाएगी। रात गहरी हो रही थी। ये सब कुछ सिर्फ रात के अंधेरे में ही हो सकता था। मारिया ने सबसे पहले उस पहरेदार से निमटने का फैसला किया जो तहखाने के ऊपर वाले दरवाजे पर पहरा दे रहा था। यहाँ सुलाखदार दरवाजा लगा था। बाहर एक मरहटा हिंदू सिपाही बंदूक उठाए टहल टहल कर पहरा दे रहा था। मारिया सुलाखदार दरवाजे में से गुजरकर तहखाने की सीढ़ियों में आ गई। उसने आवाजें देना शुरू कर दी, बचाओ बचाओ, सांप सांप। पहरेदार ने संगीन वाली बंदूक ली और सुलाखदार दरवाजा खोलकर नीचे देखा। क्या हो गया है? सांप सांप, बचाओ, इसे मारो, मारिया ने पुकारा। क्या मुसीबत डाल रही हो तुम बदबख्त औरत? यह कहकर हिंदू मरहटा सिपाही बंदूक की संगीन ताने नीचे सीढ़ियां उतरने लगा। मारिया उसके सामने सीढ़ियों में खड़ी थी, मगर वो उसे देख नहीं सकता था। जब वो उसके करीब से गुजरने लगा तो मारिया ने अपनी टांग आगे कर दी। सिपाही मुंह के बल लड़खड़ाया और सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे जा गिरा। उसकी बंदूक उसके हाथ से निकलकर परे जा पड़ी थी। मारिया ने लपक कर बंदूक उठा ली। मारिया के हाथों में जाते ही बंदूक भी गायब हो गई। सामने शहजादी और रहमान बाबा दीवार के साथ लगे सहमे हुए ये सारा ड्रामा देख रहे थे। मरहट्टा सिपाही सर को सहलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। कहाँ है सांप? उसने देखा न वहां सांप है और ना ही उसकी बंदूक। वो हैरान परेशान था कि बंदूक कहाँ गायब हो गई। खौफ के मारे उसके मुंह से निकला, मेरी बंदूक कहाँ चली गई? मारिया ने कहा, मेरे पास है। ये कौन बोल रहा है? मराठे सिपाही ने घबराकर मारिया की आवाज की जानिब देखा। वहां कोई भी नजर न आया। इस अरसे में मारिया ने पूरी ताकत से बंदूक का दस्ता घुमाकर मरहटा सिपाही के सर पर दे मारा। वो चकराकर गिरा और गिरते ही बेहोश हो गया। मारिया ने शहजादी से कहा, शहजादी मेरे साथ तहखाने की सीढ़ियों में चलें, जल्दी करें, वक्त कम है। रहमान बाबा और शहजादी ज़ेबुन्निसा ने कहा, हमारे पांव जंजीरों में बंधे हैं। अरे ये तो मैं भूल ही गई थी। मारिया ने इतना कहकर बंदूक के दस्ते मार मार कर जंजीरें तोड़ डाली। शहजादी और रहमान बाबा तहखाने की सीढ़ियों में खुले सुलाखदार दरवाजे के पास आकर रुक गए। मारिया उन्हें दिखाई तो नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी आवाज बराबर दोनों की रहनुमाई कर रही थी। यहाँ ठहरकर मेरा इंतजार करो। ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर 2 सिख सिपाही पहरा दे रहे थे। मारिया के रास्ते की रुकावट यही वो पहरेदार थे। अब उसे उन दोनों से निमटना था। मारिया ने ऐसा किया कि बड़ी खामोशी से उनके दरमियान से होकर ऊपर फसील की तरफ जाने वाली सीढ़ियां चढ़ गई। ऊपर जाकर उसने सीढ़ियों की जानिब मुंह करके कहा, बचाओ, मुझे बचाओ। ऊपर से जब एक औरत की आवाज आई जो मदद के लिए पुकार रही थी, तो एक सिख सिपाही बंदूक लिए ऊपर को भागा। दूसरा नीचे पहरा देता रहा। सिख सिपाही ने फसील के पास जाकर इधर उधर देखा कि आवाज देने वाली औरत कहाँ है, लेकिन वहां कोई औरत उसे दिखाई न दी। हालांकि मारिया उसके बिल्कुल करीब खड़ी थी। वो वापस जाने लगा तो मारिया ने जरा परे हटकर अंधेरे में फिर आवाज दी, बचाओ, मुझे बचाओ। सिख सिपाही उधर को भागा। यहाँ मारिया बिल्कुल तैयार खड़ी थी। जो ही सिख सिपाही अंधेरे में फसील के पास आया, मारिया ने उसकी गर्दन पर एक जोरदार 2 हथड़ मारा।
सिपाही की गर्दन की हड्डी टूट गई और वो कलाबाजियां खाकर फसील से नीचे खाई में गिर पड़ा। मारिया लपक कर दोबारा जीने के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने फिर आवाज दी, बचाओ बचाओ। वो बुर्ज जिसमें 6-7 सिपाही पहरा दे रहे थे वहां से दूर था, जिसकी वजह से वो सिपाही मारिया की आवाज नहीं सुन सकते थे। दूसरे पहरेदार सिपाही ने जब दोबारा उस औरत की आवाज सुनी तो हैरान हुआ कि उसके साथी के साथ क्या गुजरी कि ये औरत अभी तक मदद के लिए पुकार रही है। वो भी भागकर सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर आ गया। ऊपर आते ही उसने अपने साथी को आवाज दी, कोई जवाब ना आया। अभी उसने दूसरी आवाज निकाली थी कि उसकी गर्दन पर जैसे कोई बहुत वजनी शय जोर से टकराई और उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। मारिया ने उस सिख सिपाही की लाश को भी घसीटकर अंधेरी रात में फसील से नीचे गिरा दिया। अब तकरीबन मैदान साफ था। मारिया भागकर सीढ़ियां उतरती शहजादी और रहमान बाबा के पास गई और बोली, रास्ता साफ हो गया है, मगर तुम दोनों को दीवार के साथ साथ होकर फसील तक जाना होगा। किसी की नजर पड़ गई तो फिर मैं तुम्हारी जान की जिम्मेदारी नहीं लूंगी। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारे आगे आगे चल रही हूँ। रहमान बाबा और शहजादी तखाने के दरवाजे से निकलकर बरामदे में आ गए। यहाँ अंधेरा था, फिर भी वो दीवार के साथ लगकर आगे बढ़ने लगे। ऊपर जाने वाले जीने का दरवाजा खुला था। वहां ऊपर एक शम्मा जल रही थी। मारिया ने सरगोशी की, तेजी से ऊपर निकल चलो। रहमान बाबा और शहजादी भागकर सीढ़ियों में आकर फिर ऊपर किले की छत पर फसील के पास आकर रुक गए। मारिया ने आहिस्ता से कहा, मेरा हाथ पकड़कर बैठकर मेरे पीछे पीछे चलो, क्योंकि उठकर चलने से दूर बुर्ज में पहरा देते सिपाहियों की उधर नजर पड़ सकती थी। अगरचे वहां रोशनी कहीं नहीं थी, फिर भी सितारों की चमक में बुर्ज के सिपाहियों को हरकत करते साए नजर आ सकते थे। मारिया उन दोनों को लेकर फसील पर उस जगह आ गई जहां उसने रस्सी बांधकर बाहर को लटका रखी थी। रात की तारीकी में किले के नीचे मैदान पर पहाड़ियों पर गहरी खामोशी छाई थी। मारिया ने आहिस्ता से रहमान बाबा से कहा, यहां से लटक कर नीचे उतर जाएं। सबसे पहले रहमान बाबा ने रस्सी को थामा और किले की दीवार के साथ पांव टिकाकर नीचे उतर गया। खाई के किनारे उतरकर उसने रस्सी को हिलाया। मारिया ने आहिस्ता से शहजादी से कहा, शहजादी साहिबा अब आप उतर जाएं। यह जिंदगी और मौत का सवाल था। शायद इसीलिए शहजादी ज़ेबुन निसा बेखौफ होकर रस्सी के साथ दूसरी तरफ उतरने लगी। अंधेरे की वजह से उसे नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अगर दिन की रोशनी होती तो हो सकता है वो किले की दीवार की ऊंचाई देखकर डर जाती। खाई के किनारे पहुंचकर उसने जमीन पर पांव टिकाए तो रहमान बाबा ने उसे संभाल लिया। शहजादी का जिस्म खौफ से सर्द हो रहा था। अब मारिया भी रस्सी के जरिए नीचे उतर आई, क्योंकि वो उनके साथ जाना चाहती थी। आधी रात को किले की दीवार के नीचे भी गश्त हुआ करती थी। वो अभी दिखाई में उतरे ही थे कि उन्होंने घोड़ों के टापों की आवाज सुनी। मारिया ने उन्हें जल्दी से चुप जाने को कहा। अंधेरे में 3 घुड़सवार नेज़े पकड़े उनके सामने से गुजर गए। ये सिपाही रात के राउंड पर थे। जब वो किले के दरवाजे की जानिब काफी आगे निकल गए तो मारिया ने कहा, जल्दी से यहाँ से निकल चलो। खाई से निकलकर मारिया उन्हें साथ लेकर बंजर मैदान का एक चक्कर लगवाकर दूर ऊपर से बड़ी कच्ची सड़क अबूर करके उन खेतों में ले गई जहां कोठली में अंबर उनका इंतजार कर रहा था। मारिया ने अंबर से कहा, अंबर भाई, मैं तुम्हारी अमानत तुम्हारे पास ले आई हूँ। अंबर ने कहा, यकीनन उन्हें तुमसे मिलकर खुशी हुई होगी। शहजादी थकी हुई थी, कहने लगी, अंबर भाई, मारिया अगर मुझे नजर आती तो मैं उसे ज्यादा प्यार करती। मारिया ने कहा, शहजादी, आप अब भी मुझे प्यार कर सकती हैं। रहमान बाबा बोला, बेटी, वो तो हम सब तुमसे करते हैं। उस वक्त अगर तुम हमारी मदद ना करती तो खुदा जाने सुबह हमारे साथ क्या गुजरती। उसी रात अंबर ने मारिया, शहजादी और रहमान बाबा को साथ लिया और काफी आगे जाकर सरहद अबूर की और फिर काबुल की सरजमीन में दाखिल हो गए। अब वो महफूज थे। दूसरे दिन वो एक कारवां सराय में आराम करते रहे। शाम को एक काफले में शामिल होकर काबुल पहुंच गए। काबुल में अंबर ने नौलखा और शहजादी के हवाले किया और एक ऐसे काफले में शामिल कर दिया जो समरकंद की तरफ जा रहा था। रहमान बाबा ने अंबर को गले लगा लिया। मारिया और शहजादी ने एक दूसरे को खुदा हाफिज कहा। शहजादी ने अंबर का दिली शुक्रिया अदा किया और काफिला समरकंद की तरफ रवाना हो गया। उनके जाने के बाद अंबर से मारिया ने पूछा, अब हमारा क्या प्रोग्राम है अंबर भाई? अंबर ने कहा, मुझे यकीन है कि नाग सलोमी को लेकर लंदन पहुंच गया होगा। हमें भी लंदन की तरफ कूच कर रहना होगा। अगले रोज मारिया और अंबर ईरान की सरहद अबूर करके मुल्क इंग्लिस्तान की तरफ रवाना हो गए, जहां वो नाग से मुलाकात करने का इरादा रखते थे। हिंदुस्तान से आया हुआ बहरी जहाज बलायत की बंदरगाह पर लग चुका था। मुसाफिर उतरकर अपनी अपनी मंजिल को रवाना हो चुके थे। नाग भी सलोमी के साथ साउथम्पटन शहर की एक सड़क पर बंदरगाह से बाहर खड़ा बग्गी का इंतजार कर रहा था। एक बग्गी उनके करीब आकर रुकी। उनमें सवार होकर दोनों लंदन शहर आ गए। 100 साल पहले का लंदन इतना तरक्की याफ्ता और रोशनियों वाला जगमगाता लंदन नहीं था। शाम के वक्त दुकानों में गैस की रोशनियां जल रही थीं। सड़कों पर भी गैस के अंडे रोशन थे। आसमान पर बादल थे जिसकी वजह से सड़कें धुंधली थीं। नाग इससे पहले भी लंदन की सैर कर चुका था। सलोमी के माँ बाप लंदन शहर से थोड़ी दूर एक कस्बे के पुराने किले के पास रहते थे। लंदन से वो एक और बंद बग्गी में बैठकर अपने कस्बे की तरफ रवाना हुए। रात के पिछले पैर वो पुराने किले के करीब से गुजरे। बड़ा पुरस्कार किला था। फसील की बुर्जियां रात के अंधेरे में भूतों की तरह दिखाई दे रही थी। बग्गी सलोमी के पुराने मकान के आगे जाकर खड़ी हो गई।
सलोमी भागकर अपने घर में दाखिल हुई। नाग ने बग्गी वाले को किराया देकर रुखसत कर दिया। सलोमी को देखकर उसके माँ बाप सकते में आ गए। फिर उन्होंने रोते हुए अपनी बच्ची को गले लगा लिया। वो तो ये समझे हुए थे कि सलोमी जहाज के साथ ही समंदर में डूब गई होगी। सलोमी ने अपने माँ बाप से नाग को मिलवाया और कहा, डैडी, नाग मुझे मौत के मुंह से निकाल कर यहाँ तक लाया है। सलोमी के मम्मी डैडी ने नाग का बेहद शुक्रिया अदा किया। वो रात कस्बे में बसर करने के बाद नाग ने इजाजत ली और लंदन चला आया। वो लंदन रहकर अंबर का इंतजार करना चाहता था, क्योंकि उसे मालूम था कि अंबर उससे मुलाकात करने रंगून से सीधा लंदन आएगा। लंदन शहर में उन दिनों एक ऐसे कातिल ने दहशत फैला रखी थी जो आधी रात के अंधेरे में लंदन की पुरस्रार गलियों में निकलता था और सिर्फ जवान लड़कियों को पकड़कर उनकी गर्दन छुरी से काटकर उनका खून पी जाता था। लंदन की पुलिस और सुराग रसां उस बेरहम जवान लड़कियों का खून पीने वाले कातिल की बड़ी सरगर्मी से तलाश में थी, मगर ये ऐसा चालाक कातिल था कि पुलिस के काबू में नहीं आ रहा था। हर दूसरी तीसरी रात को लंदन को किसी न किसी गली में किसी जवान लड़की की लाश इस हालत में मिल जाती थी कि उसकी गर्दन कटी हुई होती थी और मुर्दा जिस्म में खून का एक कतरा नहीं होता था। लंदन के अखबार हुकूमत पर जोर दे रहे थे कि शहर के पुलिस इंस्पेक्टर को तब्दील करके उसकी जगह कोई ऐसा तजुर्बाकार इंस्पेक्टर लाया जाए जो इस भयानक कातिल से शहरियों को निजात दिला सके। हुकूमत भी सर तोड़ कोशिशें कर रही थी, मगर कातिल 12 लड़कियों का खून पीने के बाद भी गिरफ्तार नहीं हो सका था। नाग शहर के गुंजानाबाद मोहल्ले के एक होटल में आकर ठहर गया। उसने अखबारों में खूनी कातिल के बारे में पढ़ा और लोगों से भी सुना। नाग ने महसूस किया कि सारे शहर पर एक दहशत फैली हुई है और रात को कोई औरत घर से बाहर नहीं निकलती थी। अब कातिल ने यह करना शुरू कर दिया था कि वो किसी न किसी के घर में दाखिल हो जाता और वहां से सबसे नौजवान लड़की को बेहोश करके उठाकर ले आता और बाहर किसी वीरान जगह पर ले जाकर उसकी शाहरग काटकर सारा खून पी जाता और लाश को वहीं फेंक कर फरार हो जाता। एक बार किसी शहरी ने अपने घर की खिड़की से उसे देख लिया कि वो एक लड़की को उठाए हुए अंधेरी गली में दाखिल हो रहा है। अगले रोज उस गली में लड़की की लाश मिली। उस आदमी को पुलिस अपने साथ ले गई और उस कातिल का हुलिया दरियाफ्त करने लगी। उस शख्स ने बताया कि मैंने उसकी पुश्त देखी है। वो चौड़े शानों वाला एक ऊंचा लंबा आदमी है जिसने स्याह लंबा गर्म कोट और सर पर काला हैट पहन रखा था और मेरा ख्याल है कि उसने हाथों पर भी काले दस्ताने चढ़ा रखे थे। दूसरे दिन उसका बयान लंदन के सारे अखबारों में छप गया। लोग ऊंचे लंबे चौड़े शानों वाले आदमी को शक की नजरों से देखने लगे। पुलिस भी एक बार फिर नए जोश से बाहर निकल आई, मगर नतीजा वही निकला कि पुलिस नाकाम अपनी जगह पर बैठी रही और कातिल खून पर खून करता चला गया। नाग ने सोचा कि उस खूनी और बेरहम कातिल के जुल्म से शहर के लोगों को निजात दिलानी चाहिए। क्यों ना उसे मैं भी तलाश करूं। उसी रोज नाग लंदन के सबसे पुराने जासूसी के दफ्तर स्कॉटलैंड यार्ड गया और वहां के बड़े अफसर इंस्पेक्टर विक्टर से मुलाकात की और कहा कि मैं खूनी कातिल को गिरफ्तार करने में आपकी मदद करना चाहता हूं। इंस्पेक्टर विक्टर एक भारी भरकम उधेड़ उम्र तजर्बाकार जासूस था। वो एक बहुत बड़ी मेज के सामने गद्देदार कुर्सी में धंसा बड़े मजे से गरम गरम कॉफी की चुस्कियां ले रहा था। ऊंची खिड़की में लंदन शहर की पुरानी इमारतें दिखाई दे रही थी। मिस्टर, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहां से आए हो? तुम क्यों आए हो? क्या तुम्हें वक्त जाया करने के लिए सारे लंदन शहर में एक मैं ही नजर आया था? इंस्पेक्टर विक्टर ने रीछ की आवाज में गुर्राते हुए नाग पर कई एक सवाल कर दिए और उससे कहा कि वो जहां से आया है वहां वापस चला जाए। हम एक मकार कातिल को पकड़ने के मंसूबे बना रहे हैं, कोई मछलियां पकड़ने यहां नहीं आए, इसलिए हमारा वक्त जाया ना करो और वापस जाओ। नाग को पहले तो बड़ा गुस्सा आया, फिर ये सोचकर वो खामोश रहा कि मामला शहरियों और खास तौर पर बेचारी बेगुनाह औरतों को एक संगदिल कातिल के जुल्म से निजात दिलाने का है। नाग ने बड़े अदब से कहा, जनाब, मेरा नाम नाग है और मैं मुल्क मिस्र का रहने वाला हूँ और लंदन शहर की सैर करने आया हुआ हूँ। मैंने अखबारों में खूनी कातिल के बारे में पढ़ा और आपकी मदद करने यहाँ आ गया। इंस्पेक्टर विक्टर ने कॉफी की प्याली जोर से मेज पर रखी और कहल आलूद आंखों से नाग की तरफ घूर कर देखा और अपने गुस्से को दबाते हुए पूछा, तुम हमारी क्या मदद कर सकते हो मिस्टर? नाग ने कहा, अगर आप अपनी तफ्तीश में मुझे भी शामिल कर लें और ये बताएं कि कातिल आमतौर पर किन किन इलाकों में वारदातें करता है, तो मेरा ख्याल है मैं उसे पकड़कर आपके हवाले कर सकता हूँ। इंस्पेक्टर ने गुर्रा कर कहा, वो कैसे? क्या तुम औरत बनकर उसके सामने जाओगे? मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। इंस्पेक्टर ने सर थाम लिया, फिर घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, इस नौजवान को बाहर सड़क पर छोड़ा और हो सके तो पागल खाने की तरफ जाने वाली बस पर सवार करा दो। यस सर। और चपरासी ने नाग को कंधे से पकड़कर उठाते हुए कहा, चलो मिस्टर। नाग को बड़ा गुस्सा आया कि मैं तो इन लोगों की मदद करना चाहता हूँ और मुझे ये धक्के देकर अपने दफ्तर से निकाल रहे हैं। फिर वो अपने गुस्से को पी गया, क्योंकि वो मौका गुस्सा दिखाने का नहीं बल्कि कोई काम करके दिखाने का था। नाग ने इंस्पेक्टर की तरफ देखकर कहा, इंस्पेक्टर, बहुत जल्द तुम मुझसे अपने रवैये की माफी मांग रहे होगे। इंस्पेक्टर ने उसका कोई जवाब न दिया और सामने रखी हुई फाइल के वर्क उलटने लगा।
नाग को चपरासी ने सड़क पर लाकर कहा, 11L नंबर की बस सीधी पागल खाने जाती है, और हंसता हुआ वापस दफ्तर की सीढ़ियां चढ़ता ऊपर चला गया। नाग सड़क के किनारे फुटपाथ पर एक गैस लैंप के खंभे के साथ लगकर खामोश खड़ा हो गया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फुटपाथ पर टावर बुर्ज की तरफ रवाना हो गया। उसके पास पैसे खत्म हो रहे थे, उसके कपड़े भी पुराने और फटे हुए थे। शायद यही वजह थी कि किसी ने अच्छी तरह उसके साथ बात नहीं की थी। अभी उसे अंबर का इंतजार करना था। न जाने उसे कितनी मुद्दत और लंदन में रहना पड़े। होटल का बिल अदा करने के लिए भी उसे रुपयों की जरूरत थी। उसने सोचा कि अपनी जमीन के अंदर वाले बैंक से कुछ रकम निकलवानी चाहिए। बस वो शहर से दूर दरिया के किनारे एक पुराने और उजड़े हुए बाग में आकर बैठ गया। उसके एक जानिब लंदन ब्रिज था और दूसरी तरफ दरिया बह रहा था। वो घने दरख्तों की छांव में बैठा था। मौसम अबर आलूद था, जिसकी वजह से बड़ी ठंडी हवा चल रही थी। नाग को गर्म कपड़ों की भी जरूरत थी। उसने अपने दाएं बाएं देखा, वहां कोई नहीं था। नाग ने आंखें बंद करके खास मंत्र पड़ा और अपने इर्द गिर्द फूंके मारी। अभी 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि एक जानिब घास पर एक स्लेटी रंग का 5 फीट लंबा सांप रेंगता हुआ नाग के हजूर आकर अदब से सर झुकाते हुए बोला, ए नाग देवता, ए अजीम देवता, मेरे लिए क्या हुक्म है? नाग ने कहा, यहाँ जमीन के अंदर कोई खजाना दफन है। सांप ने कहा, हजूर, इस दरिया के पुल के नीचे हेनरी हश्तम के वक्तों का एक बेशबा खजाना दफन है। ये खजाना 12 लोहे की बड़ी बड़ी पेटियों की सूरत में है, जो हीरे जवाहरात और सोने की शाही जेवरात से भरी हुई हैं। नाग ने बेनियाजी से कहा, मुझे खजाने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसा करो, उस खजाने में से सिर्फ सोने का एक हार लाकर मुझे दे दो। जो हुक्म मेरे आका। सांप जिधर से आया था तेजी के साथ उधर को वापस चला गया। नाग बाग में दरख्तों के साय में बैठा उसका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद वही स्लेटी रंग का सांप वापस आ गया। उसके मुंह में एक सोने का बेहद चमकीला लॉकेट दबा हुआ था। ये लॉकेट सांप ने नाग के कदमों में लाकर रख दिया और कहा, ए अजीम नाग देवता, आपके हुक्म के मुताबिक सोने का हार आपकी खिदमत में पेश है। शुक्रिया मेरे दोस्त, अब तुम जा सकते हो। सांप ने अदब से सर झुकाया और वापस चला गया। नाग ने लॉकेट को देखा। सोने की जंजीर के साथ पान की शक्ल का सोने का लॉकेट था, जिसके दरमियान में शेर की तस्वीर बनी थी। उसमें छोटे छोटे हीरे भी जड़े हुए थे। ये लॉकेट किस कदर कीमती था, इसका नाग को एहसास नहीं था। लॉकेट उसने जेब में डाला और लंदन शहर के सराफा बाजार में आकर एक जौहरी की दुकान में दाखिल हो गया। जौहरी ने लॉकेट को देखा और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। नाग का हुलिया भी किसी चोर से कम नहीं था। फटी हुई पतलून, मैला कोट और घिसे हुए जूते। वो समझ गया कि इस एशियाई चोर ने यह लॉकेट लंदन म्यूजियम से चोरी किया है, क्योंकि वो लॉकेट हेनरी अश्तम बादशाह की बीवी का खास लॉकेट था और उसकी कीमत उस वक्त लंदन के बाजार में 50 लाख रुपए पड़ती थी। नाग ने जौहरी की तरफ देखकर कहा, क्या देंगे आप इस लॉकेट का? जौहरी अपने एक खास नौकर को आंख का इशारा कर चुका था और वो स्कॉटलैंड यार्ड से पुलिस को बुलाने जा चुका था। जौहरी अब नाग को बातों में लगाकर वहीं रोकना चाहता था। उसने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर, आप जो कहें मैं पेश कर दूं। नाग ने कहा, बस मुझे इतनी रकम चाहिए कि नए गर्म कपड़े बनवा लूं और लंदन शहर के होटल का महीना 2 महीने का खर्च बर्दाश्त कर सकूं। इससे ज्यादा मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। जौहरी ने थोड़ी देर और नाग को बातों में लगाए रखा। इतनी देर में पुलिस अचानक आ धमकी और उसने नाग के हाथों में आते ही हथकड़ी डाल दी। इंस्पेक्टर विक्टर पुलिस के साथ था, क्योंकि मामला हेनरी अश्तम के लंदन म्यूजियम से चुराए हुए कीमती लॉकेट का था। उसने जो नाग को देखा तो चिंगारता हुआ नाग के ऊपर आकर बोला, अच्छा तो ये तुम हो। मैं पहले ही समझ गया था कि तुम कोई आवारा चोर हो। ले जाओ इसे और बंद कर दो हवालात में। नाग एक एक का मुंह देख रहा था। उसे हैरत भी हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था कि ये गैंडा इंस्पेक्टर फिर उसके लिए एक मुसीबत बनकर आया है। अब नाग ने भी दिल में फैसला कर लिया कि वो उसे थोड़ा सा मजा चखाएगा। इंस्पेक्टर ने नाग का लॉकेट अपने कब्जे में कर लिया और नाग को गिरफ्तार करके स्कॉटलैंड यार्ड की हवालात में बंद कर दिया। हवालात में बंद हुए चंद ही मिनट हुए थे कि नाग ने आंखें बंद करके उस सांप को अपनी जुबान में आवाज दी, जिसने नाग को खजाने में से कीमती लॉकेट लाकर दिया था। नाग की खामोश आवाज के साथ ही कमरे की जमीन एक जगह से शक हुई और वही सांप जमीन में से निकलकर नाग के हुजूर पेश हो गया। उसने अपना सर जमीन पर रखा और कहा, क्या हुक्म है ए नाग देवता? नाग ने उसे कहा कि उसका दिया हुआ लॉकेट उस इंस्पेक्टर विक्टर के कमरे की अलमारी में है। वहां से लॉकेट लेकर वापस चले जाओ और जब तक मैं तुम्हें दोबारा न बुलाऊं ना आना। सांप ने सर झुकाकर सलाम किया और जमीन के अंदर गायब हो गया। इंस्पेक्टर विक्टर अकेला अपने कमरे में मेज के सामने बैठा लॉकेट सामने रखे उसे गौर से देख रहा था। बिल्कुल असली लॉकेट है। वो हैरान था कि इतना कीमती लॉकेट नाग को कहां से मिल गया, क्योंकि लंदन म्यूजियम वालों ने कह दिया था कि ये लॉकेट उनके पास कभी भी नहीं था। इंस्पेक्टर का ख्याल था कि नाग के हाथ कोई खुफिया खजाना लग गया है, जहां से वो लॉकेट निकालकर फरोख्त करना चाहता था। उसने लॉकेट को मेज पर रखी तश्तरी में रख दिया और जेब से घड़ी निकालकर वक्त देखा। शाम के 4 बज रहे थे। वो चाय पीने के लिए उठने ही लगा था कि अचानक उसे एक जबरदस्त फुनकार की आवाज सुनाई दी। ये आवाज सांप की थी। इंस्पेक्टर विक्टर कुर्सी पर से उछलकर परे हट गया। एक सांप दीवार पर से छलांग लगाकर इंस्पेक्टर विक्टर के सामने मेज पर फन फैलाकर झूमने लगा।
इंस्पेक्टर को सख्त सर्दी में भी पसीना आ गया। सांप उसकी आंखों में अपनी लाल लाल आंखें डाले उसे घूर रहा था और अपनी बार बार जुबान बाहर निकालकर लहरा रहा था। इंस्पेक्टर तो अपनी जगह पर पत्थर बनकर खड़ा था। सांप कुंडली मारे फन उठाए आहिस्ता आहिस्ता लॉकेट वाली तश्तरी की तरफ आ गया। उसने झुककर लॉकेट को मुंह में रखा और रेंगता हुआ मेज से नीचे उतर गया। उसके नीचे उतरते ही इंस्पेक्टर ने शोर मचा दिया। सारे लोग भागकर अंदर आ गए, मगर सांप का कहीं निशान तक न मिला। वो तो जैसे गायब हो चुका था। इंस्पेक्टर तो गम से निढाल हो गया। कीमती लॉकेट जिसकी कीमत 50 लाख रुपए थी, उसकी मेज पर से गुम हुआ था। उस पर मुकदमा भी चल सकता था। नाग को हालात के अंदर ही मालूम हो गया कि लॉकेट सांप ले गया है। वो बड़ा खुश हुआ। अब उसने भी इंस्पेक्टर को जरा मजा चखाने के लिए एक तरकीब की। नाग हालात में दीवार के साथ घास से भरे हुए गद्दे पर लेटा था। बाहर एक अंग्रेज पहरेदार स्टूल पर बैठा पहरा दे रहा था। कभी कभी वो उठकर टहलने लगता। नाग को वहां से बाहर जाने के लिए उसकी मिन्नत समाजत करने की जरूरत नहीं थी। उसने लेटे लेटे एक हल्की सी फुनकार मारी और सब्ज रंग का एक छोटा सा सांप बनकर फर्श पर रेंगता हुआ बंद दरवाजे की सुलाहों के नीचे से गुजरकर बाहर निकल गया। नाग ठंडे फर्श पर रेंगता हुआ सीधा इंस्पेक्टर विक्टर के कमरे में चला गया। इंस्पेक्टर विक्टर कमरे में परेशानी की हालत में कागजों से भरी हुई फाइलें देख रहा था। नाग को कमरे में दाखिल होते एक पहरेदार ने देख लिया था। उसने सांप सांप का शोर मचा दिया। इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी से एक बार फिर सांप का नाम सुनकर उछल पड़ा। सिपाही अंदर आ गए। नाग एक अलमारी के पीछे छुप गया। सांप की तलाश शुरू हो गई। वो कहीं ना मिला तो सिपाहियों को इंस्पेक्टर ने वापस भेज दिया और खुद कुर्सी पर बैठकर कागजात देखने लगा। वो बड़ा परेशान था। तारीखी लॉकेट के खो जाने से उस पर मुसीबत नाजिल हो सकती थी। उसकी नौकरी और इज्जत का सवाल था। सांप अब अलमारी के पीछे से खिसककर इंस्पेक्टर की कुर्सी पर पीछे से चढ़ा और इंस्पेक्टर के गर्म मोटे कोट पर से होता हुआ अचानक उसकी गर्दन के गिर्द लपेटकर अपना मुंह इंस्पेक्टर की तरफ खोलकर फुनकारने लगा। इंस्पेक्टर जैसे बैठा था वैसे ही बैठा रह गया। खौफ से उसकी आंखों की पुतलियां फैल गई और होंठ कपकपाने लगे। मौत उससे 10 इंच के फासले पर फुनकार रही थी। नाग ने इंसानी आवाज में कहा, इंस्पेक्टर तुमने मुझे पहचाना? फिर खुद ही कहा, तुम मुझे नहीं पहचान सकते, लेकिन शायद मेरी आवाज सुन के तुम्हें एहसास हो कि तुमने ये आवाज पहले भी सुनी है। मैं तुम्हारा मिस्टर नाग हूं। और फिर नाग इंस्पेक्टर की गर्दन से उतरकर मेज पर आ गया। एक हल्की सी फुनकार मारी और इंसान की शक्ल में जाहिर हो गया। इंस्पेक्टर के सामने बड़ी मेज पर नाग आलती पालती मारे बैठा था। इंस्पेक्टर का दिल उछलकर उसके हलक पास आ गया। उसने ऐसी जादूगरी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। नाग मेज पर से नीचे उतरा और कुर्सी पर बैठ गया। अब तुम्हें यकीन आ गया होगा कि मैं लंदन के खूनी कातिल को गिरफ्तार करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इंस्पेक्टर की जुबान पर जैसे ताला लगा था। वो अभी तक उस हैरत से बाहर नहीं निकला था कि ये नौजवान सांप कैसे बन गया और फिर सांप से इंसान कैसे बन गया। नाग ने मुस्कुराकर कहा, तुम यही समझ लो कि मैं एक जादूगर हूँ और जो शक्ल चाहूँ इख्तियार कर सकता हूँ। तुमने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, मगर मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा क्योंकि तुम वाकई दयानतदार अफसर हो। मैं तुम्हारा लॉकेट अभी वापस मंगवाए देता हूँ। फिर नाग ने आंखें बंद करके सलेटी रंग के सांप को आवाज दी। थोड़ी देर बाद ही कमरे के कोने में से वही सांप मुंह में तारीखी लॉकेट लिए मौजूद हुआ। नाग ने उसके मुंह से लॉकेट ले लिया, सांप को वापस जाने का हुक्म दिया और लॉकेट इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ाकर बोला, ये लॉकेट मैंने चोरी नहीं किया। जमीन के अंदर दबे हुए बेशुमार खजाने हैं जो दफन है। मैं जिस खजाने से जितनी दौलत चाहे हासिल कर सकता हूँ। ये लॉकेट भी मेरे गुलाम साहब ने मुझे इसी जमीन के नीचे दफनशुदा खजाने से लाकर दिया था, लेकिन चूंकि अब तुम्हारी इज्जत का मामला है इसलिए मैं इसे तुम्हारे हवाले करता हूँ। इंस्पेक्टर ने रुमाल से माथे का पसीना पोंछा और खुश्क आवाज में कुछ कहने ही वाला था कि एक सिपाही लपक कर अंदर आया और बोला, सर हवालात में से मिस्टर नाग गायब है। इंस्पेक्टर ने मुस्कुराकर अपने सामने बैठे हुए नाग की तरफ इशारा करते हुए कहा, मिस्टर नाग मेरे पास है, तुम जाओ। सिपाही वापस चला गया। इंस्पेक्टर ने लॉकेट लेकर दराज में रख लिया और कहा, मिस्टर नाग मैं तुम्हारा ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भुलाऊंगा। अब मेरा एक और काम कर दो, किसी तरह से उस खूनी कातिल को गिरफ्तार करवा दो जो कितनी लड़कियों को कत्ल करके उनका खून पी चुका था। नाग ने कहा, यह काम तो मैं खुद करना चाहता था, बहरहाल मैं तुम्हारी अब भी मदद करूंगा। मुझे ये बताया जाए कि कातिल शहर के किस इलाके में ज्यादा हमले करता है। इंस्पेक्टर नाग को दीवार पर लगे हुए नक्शे के करीब ले गया और समझाने लगा कि कातिल ने पिछले के दिनों किस जगह से एक लड़की को कत्ल करके उसका खून पिया था। इंस्पेक्टर ने नाग को अगले रोज ही नए गर्म कपड़े खरीद कर दिए। नाग लंबे ओवरकोट में मलबूस सर पर काला गोल हैट रखकर आधी रात के अंधेरे में लंदन के एक ऐसे इलाके में निकल गया जहां 2 मंजिला फ्लैट बने हुए थे। आखिरी कत्ल उसी इलाके में हुआ था। सर्दी की वजह से यहाँ दरख्तों में और मकानों के बागों में धुंध फैली हुई थी। नाग हैट को माथे पर जरा आगे किए, दोनों हाथ ओवरकोट की जेबों में डाले मकानों के पिछवाड़े वाली सड़क पर चला जा रहा था। मकानों में कहीं कहीं हल्की रोशनी थी। अचानक नाग ने एक लंबे इंसानी साए को बाग में दरख्तों के पीछे जाते देखा। नाग जल्दी से एक तरफ नेरे में हो गया। उसने देखा कि एक ऊंचे लंबे इंसान का झुका झुका साया बाग में से होकर एक मकान के पिछवाड़े जा रहा है। नाग ने उसका ताकुब शुरू कर दिया।
साया मकान के बाग की दीवार फांद गया। नाग ने आहिस्ता से दीवार के ऊपर चढ़कर देखा। साया आंगन में कहीं नहीं था। वो यकीनन मकान में दाखिल हो चुका था, जहां अंधेरा छाया था। सिर्फ ऊपर वाले कमरे में मध्यम रोशनी हो रही थी। नाग ने भी बाग में छलांग लगा दी। वो मकान की दूसरी मंजिल की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। यहाँ बड़ा गहरा अंधेरा था, हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। नाग को ऊपर वाले कमरे से आती किसी औरत की दिल को दहला देने वाली चीख सुनाई दी। वो दीवानावार ऊपर की तरफ भागा। बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। नाग दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो गया। एक साये को उसने खुली खिड़की में से बाहर बाग में छलांग लगाते देखा। नाग लपक कर खिड़की के पास आया। साया झाड़ियों में गुम हो गया था। नाग ने देखा गैस लैंप की धीमी रोशनी में पलंग पर एक खूबसूरत नौजवान औरत की लाश पड़ी थी। खून उसकी गर्दन में से अभी तक सफेद बिस्तर पर टपक रहा था। नाग ने उसे वहीं छोड़ा और फनकार मारकर कबूतर का रूप बदला और खिड़की में से फड़फड़ाता हुआ बाहर उड़ गया। वो खूनी कातिल की तलाश में झाड़ियों और दरख्तों से होता हुआ अंधेरी रात में बाहर दरिया के ऊपर होकर उड़ने लगा। फिर उसे दूर पुल की तरफ एक लंबा साया भागता दिखाई दिया। नाग बड़ी तेजी से उस साये की तरफ उड़ने लगा। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। नाग ने खूनी कातिल को किस तरह गिरफ्तार किया, अंबर और मारिया कैसे लंदन पहुंचे और रास्ते में उन्हें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जब इंस्पेक्टर की बेटी कत्ल हुई तो क्या हुआ, जमीन के नीचे दफन कीमती खजाने का क्या बना। ये सब हालात जानने के लिए इसी कहानी की अगली किस्त मुलाहिजा कीजिए नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।